क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस समय जमीन पर क्यों खड़े हैं? क्या कभी आपने आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि चांद हमारे चारों ओर क्यों घूमता है, गिरता क्यों नहीं? आज की इस यात्रा में स्लीपिंग फिलॉसफी आपको ले जाने वाला है एक ऐसी खोज पर जो आपकी समझ को पूरी तरह से बदल देगी। आप जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में लगभग हर कोई गलत क्यों है और असली सच्चाई इतनी अद्भुत है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने के लिए। अगर आप विज्ञान की इस शांत और गहरी यात्रा का आनंद लेते हैं तो स्लीपिंग फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही मन को शांत करने वाले और ज्ञान से भरपूर वीडियो। चैप्टर 1, द फॉलिंग एप्पल, गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही साधारण सवाल से। जब आप कोई चीज हाथ से छोड़ते हैं तो वह नीचे क्यों गिरती है? शायद आपका जवाब होगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, गुरुत्वाकर्षण है क्या? यह कैसे काम करता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह वाकई में एक खींचने वाली शक्ति है, जैसा कि हम सबको स्कूल में पढ़ाया गया था? अधिकतर लोग, यहां तक कि शिक्षित लोग भी, यही मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है। वे सोचते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं कोई जादुई चुंबक जैसी चीज है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रही है। ये समझ इतनी गहराई से हमारे दिमाग में बैठी है कि हम इस पर सवाल भी नहीं उठाते। लेकिन आज रात हम इसी समझ को चुनौती देने वाले हैं। सच्चाई ये है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी रोजमर्रा की समझ अधूरी है और कुछ मामलों में तो पूरी तरह गलत भी। ये कहानी हजारों सालों की वैज्ञानिक खोज की कहानी है, जिसमें प्रतिभाशाली दिमागों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस रहस्य को सुलझाने में। और जो जवाब उन्होंने खोजा वह इतना अजीब और अद्भुत है कि आज भी हमें विश्वास करना मुश्किल लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पहले जी रहे हैं। आपके पास कोई टेलीस्कोप नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, बस आपकी आंखें और आपका दिमाग है। आप देखते हैं कि चीजें नीचे गिरती हैं। पत्थर, पानी, फल, सब कुछ हमेशा नीचे की ओर गिरता है। लेकिन जब आप आसमान देखते हैं तो आप पाते हैं कि सूरज, चांद और तारे गिरते नहीं हैं। वे आसमान में टिके रहते हैं, घूमते रहते हैं। प्राचीन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा रहस्य था। उन्होंने कई सिद्धांत बनाए। कुछ ने कहा कि देवता चीजों को नीचे खींचते हैं। कुछ ने कहा कि हर चीज अपनी प्राकृतिक जगह पर जाना चाहती है और पृथ्वी पर मौजूद चीजों की प्राकृतिक जगह जमीन है। ये विचार आज हमें भोले लग सकते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत तार्किक थे। सदियों तक दुनिया भर के विचारक इस सवाल से जूझते रहे। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि भारी चीजें हल्की चीजों से तेज गिरती हैं। यह विचार लगभग 2000 सालों तक सच माना गया, जब तक कि इटली में एक युवा वैज्ञानिक ने इसे गलत साबित नहीं कर दिया। उस वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली प्रयोग किया। कहा जाता है कि उन्होंने पीसा की मशहूर झुकी हुई मीनार से 2 अलग-अलग वजन की गेंदें एक साथ गिराईं। अरस्तु के सिद्धांत के अनुसार भारी गेंद पहले जमीन पर पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? दोनों गेंदें लगभग एक साथ जमीन पर गिरीं। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। इसका मतलब था कि गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों को एक जैसे तरीके से प्रभावित करता है, चाहे वे भारी हों या हल्की। गैलीलियो की यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था। गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है? चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए दुनिया को एक और प्रतिभाशाली दिमाग का इंतजार करना पड़ा, और वह दिमाग था सर आइजक न्यूटन का। न्यूटन की कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक दिन वे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे।
तभी एक सेब पेड़ से टूटकर गिरा। यह एक बहुत ही साधारण घटना थी जो रोज होती है, लेकिन न्यूटन के दिमाग में एक असाधारण विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर यह सेब नीचे गिरता है तो क्या चांद भी गिर रहा है? यह एक अजीब सवाल लग सकता है। चांद तो आसमान में तैर रहा है, वह गिर नहीं रहा। लेकिन न्यूटन ने एक गहरी बात समझी। चांद पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। अगर कोई शक्ति चांद को पृथ्वी की ओर नहीं खींच रही होती तो चांद सीधी रेखा में अंतरिक्ष में उड़ जाता। लेकिन चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसका मतलब कुछ तो उसे पृथ्वी की ओर खींच रहा है। न्यूटन ने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वही शक्ति जो सेब को नीचे गिराती है, वही शक्ति चांद को पृथ्वी के चारों ओर रखती है। इस शक्ति का नाम उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण। और यह शक्ति हर जगह काम करती है, न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में। न्यूटन ने इससे भी आगे जाकर एक गणितीय नियम बनाया। उन्होंने कहा कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सुनने में जटिल लगता है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो गेंदें हैं। अगर दोनों गेंदें भारी हैं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा होगा। अगर वे हल्की हैं तो बल कम होगा। अब अगर आप इन गेंदों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो उनके बीच का बल कमजोर होता जाता है और यह कमी बहुत तेजी से होती है। अगर आप दूरी को दोगुना करते हैं तो बल 4 गुना कम हो जाता है। अगर दूरी 3 गुनी होती है तो बल 9 गुना कम हो जाता है। यह नियम इतना सटीक था कि इसने ब्रह्मांड में लगभग हर चीज की गति की व्याख्या कर दी। न्यूटन के नियम से वैज्ञानिक ग्रहों की गति का पूर्वानुमान लगा सकते थे। वे बता सकते थे कि कोई धूमकेतु कब वापस आएगा। उन्होंने इस नियम का उपयोग करके नए ग्रहों की खोज भी की जो दूरबीन से पहले कभी नहीं देखे गए थे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। लगभग 200 सालों तक यह नियम सर्वोच्च माना गया। हर कोई मानता था कि हमने आखिरकार गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया है। स्कूलों में यही पढ़ाया जाने लगा, पुस्तकों में यही लिखा गया, और आज भी ज्यादातर लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में यही समझते हैं जो न्यूटन ने सिखाया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, क्योंकि न्यूटन के नियम में एक गहरी समस्या थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब न्यूटन के पास नहीं था, और वे खुद इस बात को स्वीकार करते थे। सवाल यह था कि गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है। न्यूटन ने बताया कि दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं, लेकिन यह खिंचाव होता कैसे है। पृथ्वी और चांद के बीच लाखों किलोमीटर का खाली अंतरिक्ष है। उस खालीपन में कुछ भी नहीं है, तो पृथ्वी चांद को कैसे खींचती है? क्या वहां कोई अदृश्य डोर है, कोई अदृश्य हाथ? न्यूटन ने खुद लिखा था कि यह सोचना बेतुका है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को बिना किसी माध्यम के खाली जगह के पार प्रभावित कर सकती है। लेकिन उनके गणितीय नियम इतने सटीक थे कि उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, मैं कोई परिकल्पना नहीं गढ़ता, मैं बस बता रहा हूं कि क्या होता है, ये कैसे होता है, यह मैं नहीं जानता। और इसी सवाल के साथ हमारी पहली यात्रा समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे हजारों सालों से लोग गुरुत्वाकर्षण को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे गैलीलियो ने साबित किया कि सभी चीजें एक जैसे गिरती हैं। हमने देखा कि कैसे न्यूटन ने एक शानदार नियम बनाया जो लगभग हर चीज की व्याख्या कर सकता था। लेकिन हमने यह भी देखा कि एक गहरा सवाल अभी भी बाकी था। यह सवाल 200 सालों तक बना रहा, और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक युवा वैज्ञानिक ने इस सवाल का जवाब खोज निकाला। उस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, और उनके जवाब ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण
एक शक्ति है ही नहीं। चैप्टर 2, न्यूटन्स ड्रीम, न्यूटन का सपना। आइए अब हम गहराई से समझते हैं न्यूटन की दुनिया को, उस क्रांतिकारी विचार को जिसने 300 सालों तक विज्ञान पर राज किया। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि न्यूटन ने क्या कहा था, तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि आइंस्टीन की खोज इतनी क्रांतिकारी क्यों थी। 17वीं सदी का इंग्लैंड। एक युवा आइजक न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। वे गणित और प्रकृति के रहस्यों में गहरी रुचि रखते थे। उस समय दुनिया में बहुत बड़े सवाल थे। ग्रह सूरज के चारों ओर क्यों घूमते हैं? चांद पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? ये सब अलग अलग घटनाएं लगती थीं, जिनके अलग अलग कारण होने चाहिए थे। लेकिन न्यूटन के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्या हो अगर ये सब एक ही चीज के अलग अलग रूप हों? क्या हो अगर एक ही सार्वभौमिक नियम पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता हो? जब सेब गिरा तो न्यूटन ने सिर्फ गिरता हुआ फल नहीं देखा, उन्होंने देखा ब्रह्मांड का एक सुराग। उन्होंने सोचा, यह सेब पृथ्वी की ओर खींच रहा है। लेकिन न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर पृथ्वी सेब को खींच रही है, तो सेब भी पृथ्वी को खींच रहा होगा। बेशक सेब इतना छोटा है कि पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सिद्धांत तो यही है। अब सोचिए, अगर सेब और पृथ्वी एक दूसरे को खींचते हैं, तो क्या पृथ्वी और चांद भी एक दूसरे को खींचते हैं? क्या सूरज और पृथ्वी एक दूसरे को खींचते हैं? क्या हर वस्तु ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को खींचती है? यह विचार इतना सरल था कि लगभग सुंदर था, और न्यूटन ने इसे गणित की भाषा में लिख दिया। उन्होंने अपना प्रसिद्ध नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम आज सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान, उतना ज्यादा बल। और यह बल दूरी के साथ कमजोर होता जाता है, बहुत तेजी से। दूरी का वर्ग जितना बढ़ता है, बल उतना ही कम होता जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल को पकड़े हुए हैं। पृथ्वी उस फुटबॉल को खींच रही है और फुटबॉल पृथ्वी को खींच रहा है। लेकिन पृथ्वी इतनी विशाल है कि फुटबॉल का खिंचाव कुछ भी नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी की जगह कोई और ग्रह होता जो और भी बड़ा होता, तो फुटबॉल और भी तेजी से खींचता। यही कारण है कि बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब दूरी का हिसाब समझिए। मान लीजिए आप पृथ्वी की सतह पर हैं। पृथ्वी का केंद्र आपसे लगभग 6000 किलोमीटर दूर है। अब अगर आप किसी तरह से पृथ्वी से 6000 किलोमीटर ऊपर उठ जाएं, यानी दूरी दोगुनी हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण का बल 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आप 18,000 किलोमीटर ऊपर जाएं, यानी दूरी 3 गुनी हो, तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। यह बहुत तेज गिरावट है। न्यूटन के इस नियम ने अचानक से पूरे ब्रह्मांड को समझने योग्य बना दिया। वैज्ञानिक अब गणना कर सकते थे कि किसी ग्रह की कक्षा क्या होगी। वे बता सकते थे कि कोई धूमकेतु कब लौटेगा। उन्होंने इस नियम का उपयोग करके ऐसे ग्रहों की खोज की जो कभी देखे नहीं गए थे। सबसे शानदार उदाहरण था नेपच्यून ग्रह की खोज। 19वीं सदी में खगोलविद यूरेनस ग्रह की कक्षा का अध्ययन कर रहे थे। वे देख रहे थे कि यूरेनस थोड़ा अजीब तरीके से घूम रहा था। उसकी कक्षा वैसी नहीं थी जैसी न्यूटन के नियम से होनी चाहिए थी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद न्यूटन का नियम गलत है, लेकिन दूसरों ने एक और संभावना सुझाई। उन्होंने कहा, क्या हो अगर यूरेनस के पास कोई और ग्रह हो जिसे हमने अभी तक देखा नहीं है? वह अदृश्य ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से यूरेनस को खींच रहा होगा, और इसीलिए यूरेनस की कक्षा अजीब दिख रही है। तो वैज्ञानिकों ने न्यूटन के नियम का उपयोग करके गणना की कि वह अदृश्य ग्रह कहाँ होना चाहिए। और जब उन्होंने अपनी दूरबीन उस दिशा में घुमाई, तो वाकई में उन्हें एक नया ग्रह मिला। उसका नाम रखा गया नेपच्यून।
यह न्यूटन के नियम की जीत थी। सिर्फ गणित के बल पर बिना देखे एक नए ग्रह की खोज कर ली गई। इससे साबित हो गया कि न्यूटन सही थे। गुरुत्वाकर्षण एक सार्वभौमिक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। लेकिन न्यूटन की सफलता के बीच में एक गहरी समस्या छिपी थी। एक ऐसा सवाल जो न्यूटन को खुद भी परेशान करता था। गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है? यह बल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक कैसे पहुंचता है? सोचिए, सूरज और पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर का खाली अंतरिक्ष है। उस विशाल खालीपन में कुछ भी नहीं है, तो सूरज पृथ्वी को कैसे खींचता है? क्या वहां कोई अदृश्य रस्सी है? कोई अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र? कुछ तो होना चाहिए जो इस बल को ले जाए। लेकिन न्यूटन के नियम में ऐसी कोई चीज नहीं थी। नियम सिर्फ यह कहता था कि दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं, बस। कैसे खींचती हैं यह नहीं बताया गया। यह ऐसा था जैसे कोई आपको बता रहा हो कि बारिश होती है, लेकिन यह ना बता रहा हो कि पानी बादलों में कैसे पहुंचता है या बारिश की बूंदें कैसे बनती हैं। न्यूटन इस समस्या को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि वे यह नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए यह मानना असंभव है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को बिना किसी माध्यम के सिर्फ खाली जगह के पार प्रभावित कर सकती है। लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो न्यूटन ने एक बहुत ही व्यावहारिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं यह बता रहा हूं कि क्या होता है। मैं एक गणितीय नियम दे रहा हूं जो बिल्कुल सटीक है। यह कैसे होता है, यह सवाल मैं भविष्य के लिए छोड़ रहा हूं। उन्होंने लिखा, मैं कोई परिकल्पना नहीं गढ़ता। यह उनका प्रसिद्ध वाक्य बन गया और इस तरह से 200 सालों तक दुनिया ने न्यूटन के नियम को स्वीकार किया बिना यह जाने कि गुरुत्वाकर्षण वाकई में काम कैसे करता है। यह एक अजीब स्थिति थी। हमारे पास एक शानदार नियम था जो हर चीज का सटीक पूर्वानुमान लगा सकता था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वह नियम क्यों काम करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए। कुछ ने कहा कि शायद अंतरिक्ष में कोई अदृश्य पदार्थ भरा हुआ है जिसे उन्होंने ईथर का नाम दिया। शायद यह ईथर ही गुरुत्वाकर्षण के बल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन कोई भी इस ईथर को खोज नहीं पाया, कोई भी इसे माप नहीं पाया और धीरे धीरे यह विचार भी छोड़ दिया गया। एक और समस्या थी न्यूटन के नियम में, जो बहुत सूक्ष्म थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी। न्यूटन का नियम कहता था कि गुरुत्वाकर्षण तुरंत काम करता है। मतलब अगर अचानक से सूरज गायब हो जाए तो पृथ्वी उसी पल सीधी रेखा में उड़ने लगेगी। लेकिन यह कैसे संभव है? सूरज और पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। कोई भी संदेश, कोई भी संकेत इतनी दूरी को तुरंत कैसे पार कर सकता है? हम जानते हैं कि रोशनी की एक गति होती है। रोशनी सबसे तेज चीज है जो हम जानते हैं, लेकिन वह भी तुरंत एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, तो फिर गुरुत्वाकर्षण का बल तुरंत कैसे पहुंच जाता है? न्यूटन के समय में यह सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था, क्योंकि रोशनी की गति के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, यह समस्या बड़ी होती गई। 19वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिक समझ गए थे कि न्यूटन का नियम, हालांकि बहुत सटीक है, पूरी कहानी नहीं बताता। फिर भी न्यूटन का योगदान अविश्वसनीय था। उन्होंने पहली बार दिखाया कि पूरा ब्रह्मांड कुछ सरल गणितीय नियमों से चलता है। उन्होंने दिखाया कि आसमान और जमीन पर वही नियम काम करते हैं। सेब का गिरना और ग्रहों का घूमना एक ही घटना के दो पहलू हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था। न्यूटन के काम ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। उनके नियमों ने इंजीनियरों को पुल बनाने में मदद की, खगोलविदों को ग्रहों की गति समझने में मदद की। यहां तक कि आज भी जब हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं,
तो हम ज्यादातर न्यूटन के नियमों का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की परिस्थितियों में न्यूटन के नियम बिल्कुल सही काम करते हैं। लेकिन विज्ञान में एक खूबसूरती है, जितना हम जानते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक शानदार वर्णन दिया, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे नहीं जानते कि यह वाकई में कैसे काम करता है। यह रहस्य 200 साल तक बना रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिकों ने इस सवाल से जूझने की कोशिश की। कुछ ने हार मान ली और कहा कि शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। कुछ ने सोचा कि शायद यह जानने योग्य सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर 20वीं सदी के शुरुआत में एक युवा क्लर्क जो स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में काम करता था, ने इस पुराने सवाल के बारे में एक नए तरीके से सोचना शुरू किया। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, और जो जवाब उसने खोजा वह इतना अजीब, इतना अद्भुत था कि उसने पूरे भौतिकी को बदल कर रख दिया। आइंस्टीन ने कहा कि समस्या यह नहीं है कि हम नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। समस्या यह है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक बल है ही नहीं। चैप्टर 3, द इनविजिबल स्ट्रिंग प्रॉब्लम, अदृश्य डोर की समस्या। न्यूटन के नियम ने दुनिया को बदल दिया था, लेकिन एक सवाल हमेशा वैज्ञानिकों के दिमाग में कुलबुलाता रहा। यह सवाल सरल था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं और उनके बीच कुछ भी नहीं है, तो यह खिंचाव होता कैसे है? यह वह समस्या थी जिसे हम अदृश्य डोर की समस्या कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में खड़े हैं और आपके सामने एक मेज पर एक गेंद रखी है। अचानक वह गेंद आपकी तरफ लुढ़कने लगती है। आप सोचेंगे कि किसी ने उसे धक्का दिया होगा, या हवा ने उसे हिलाया होगा, या फिर मेज थोड़ी झुकी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गेंद बिना किसी कारण के, बिना किसी स्पर्श के, सिर्फ इसलिए आपकी तरफ आ रही है क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहता था। दो वस्तुएं, चाहे वे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे को खींचती हैं, और यह खिंचाव तुरंत होता है, बिना किसी देरी के, बिना किसी माध्यम के। यह एक जादू जैसा लगता था, और कई वैज्ञानिकों को यह बात हमेशा खटकती रही। आइए इस समस्या को और गहराई से समझें। जब आप किसी गेंद को फेंकते हैं तो आप उसे छूते हैं, धक्का देते हैं। जब हवा किसी पत्ते को उड़ाती है तो हवा के अणु पत्ते को धक्का देते हैं। जब एक चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को खींचता है तो वहां एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो दोनों के बीच फैला होता है। हर जगह कुछ ना कुछ होता है जो बल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के साथ ऐसा कुछ नहीं था। पृथ्वी और चांद के बीच लाखों किलोमीटर का खाली अंतरिक्ष है। वहां हवा नहीं है, पानी नहीं है, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, सिर्फ खालीपन है। तो फिर गुरुत्वाकर्षण का बल उस खालीपन को कैसे पार करता है? 18वीं और 19वीं सदी में कई वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। सबसे लोकप्रिय विचार था ईथर का। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है। शायद वहां एक अदृश्य पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो मौजूद है। उन्होंने इस काल्पनिक पदार्थ को ईथर का नाम दिया। ईथर का विचार बहुत आकर्षक था। अगर ईथर मौजूद है तो शायद गुरुत्वाकर्षण इसी ईथर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यह ऐसा होगा जैसे पानी में लहरें। जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें पानी के माध्यम से चारों ओर फैलती हैं। शायद गुरुत्वाकर्षण भी ईथर में ऐसी ही लहरें पैदा करता है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कोई भी ईथर को खोज नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए, उन्होंने बहुत संवेदनशील उपकरण बनाए, लेकिन किसी को भी ईथर का कोई सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि शायद ईथर मौजूद ही नहीं है।
फिर एक और बड़ी समस्या थी जो और भी परेशान करने वाली थी। न्यूटन का नियम कहता था कि गुरुत्वाकर्षण तुरंत काम करता है। मतलब अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी उसी पल सीधी रेखा में उड़ने लगेगी। लेकिन 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि रोशनी की एक निश्चित गति होती है। रोशनी बहुत तेज होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन तुरंत एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती। अब सोचिए, अगर रोशनी, जो सबसे तेज चीज है, को सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण तुरंत कैसे पहुंच सकता है? यह समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे गुरुत्वाकर्षण रोशनी से भी तेज है, जो असंभव लगता था। यह समस्या और भी गंभीर हो गई जब एक महान वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बिजली और चुंबकत्व के नियमों को एक साथ जोड़ा। मैक्सवेल ने दिखाया कि बिजली और चुंबकत्व एक ही चीज के दो पहलू हैं और वे तरंगों के रूप में फैलते हैं, और इन तरंगों की गति रोशनी की गति के बराबर होती है। वास्तव में मैक्सवेल ने साबित किया कि रोशनी खुद एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब हमारे पास 3 तरह के बल थे: बिजली का बल, चुंबकत्व का बल और गुरुत्वाकर्षण का बल। बिजली और चुंबकत्व एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वे रोशनी की गति से फैलते थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अलग था। वह तुरंत फैलता था, या कम से कम ऐसा लगता था। यह एक बड़ी पहेली थी। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद गुरुत्वाकर्षण भी तरंगों के रूप में फैलता है, बिल्कुल रोशनी की तरह। शायद हमने अभी तक उन तरंगों को नहीं देखा है क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो गुरुत्वाकर्षण तुरंत कैसे काम करता है? यह विरोधाभास था। इस सब के बीच एक और सूक्ष्म समस्या थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। खगोलविद बुध ग्रह की कक्षा का बहुत सावधानी से अध्ययन कर रहे थे। बुध सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है और इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है। वैज्ञानिकों ने देखा कि बुध की कक्षा थोड़ी अजीब है। वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी न्यूटन के नियम से होनी चाहिए थी। बुध की कक्षा धीरे धीरे घूम रही थी। हर सदी में बुध का निकटतम बिंदु, जहां वह सूरज के सबसे करीब आता है, थोड़ा आगे खिसक जाता था। यह खिसकाव बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ सेकंड का, लेकिन यह मापा जा सकता था और न्यूटन के नियम इसकी व्याख्या नहीं कर पाते थे। वैज्ञानिकों ने कई स्पष्टीकरण सोचे। कुछ ने कहा कि शायद बुध और सूरज के बीच कोई छोटा ग्रह है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा। उन्होंने इस काल्पनिक ग्रह को वल्कन का नाम भी दे दिया। लेकिन कितनी भी तलाश के बाद कोई वल्कन ग्रह नहीं मिला। कुछ ने सोचा कि शायद सूरज बिल्कुल गोल नहीं है, शायद वह थोड़ा छपटा है और इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण अलग है। लेकिन गणना से पता चला कि सूरज लगभग पूरी तरह गोल है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को यह एहसास होने लगा कि शायद न्यूटन का नियम पूरी तरह सही नहीं है। यह ज्यादातर परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण में, जैसे कि सूरज के बहुत पास, शायद कुछ अलग होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही थी जो शुरू से थी। गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है? दो वस्तुएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं जब उनके बीच कुछ भी नहीं है? इस सवाल ने 19वीं सदी के अंत के सबसे महान दिमागों को परेशान किया। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह मानना शुरू कर दिया कि शायद यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे। शायद गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का एक मौलिक रहस्य है जो हमारी समझ से परे है। लेकिन एक युवा वैज्ञानिक इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसका मानना था कि प्रकृति में कोई भी चीज समझ से परे नहीं है। अगर हम सही सवाल पूछें और सही तरीके से सोचें तो हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। यह युवक स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करता था। उसका काम बहुत साधारण था। लोग नए आविष्कारों के पेटेंट के लिए आवेदन करते थे और उसे यह जांचना होता था कि वे आविष्कार वाकई में नए हैं या नहीं। यह काम दिन में सिर्फ कुछ घंटे लेता था।
और बाकी समय में वह अपने खुद के विचारों में खोया रहता था। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन और वह गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत अलग तरीके से सोच रहा था। उसे लगता था कि समस्या यह नहीं है कि हम नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। समस्या यह है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। आइंस्टीन ने सोचा, क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण एक बल है ही नहीं? क्या हो अगर जब चीजें गिरती हैं तो वे वाकई में खींच नहीं रही हैं? क्या हो अगर कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जो हमने कभी नहीं सोचा? यह एक पागल विचार लग सकता था। हजारों सालों से लोग देख रहे थे कि चीजें नीचे गिरती हैं। न्यूटन ने इसे एक बल के रूप में समझाया था और उनका नियम बिल्कुल काम करता था। तो कैसे कोई कह सकता था कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है? लेकिन आइंस्टीन ने एक अजीब बात देखी थी। जब चीजें गिरती हैं तो वे सब एक जैसे गिरती हैं। गैलीलियो ने यह साबित किया था। भारी पत्थर और हल्का पंख, अगर हवा का प्रतिरोध न हो तो दोनों एक साथ गिरते हैं। यह बहुत अजीब है। सोचिए, अगर आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो भारी चीज धीरे चलती है और हल्की चीज तेज चलती है। अगर आप एक फुटबॉल और एक बॉलिंग बॉल को एक जैसा धक्का देते हैं तो फुटबॉल तेज जाएगी। यह सामान्य बात है। बल का असर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के साथ ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों को एक जैसे प्रभावित करता है। एक पंख और एक पत्थर दोनों एक ही गति से गिरते हैं। यह ऐसा है जैसे गुरुत्वाकर्षण किसी बल की तरह काम ही नहीं कर रहा। आइंस्टीन ने इस पर गहराई से सोचा और फिर उसे एक अद्भुत विचार आया। क्या हो अगर जब चीजें गिरती हैं तो वे वाकई में एक सीधी रेखा में चल रही हैं? क्या हो अगर अंतरिक्ष खुद मुड़ा हुआ है और चीजें उस मुड़े हुए अंतरिक्ष में सीधी रेखा में चल रही हैं? यह विचार इतना अजीब था कि खुद आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं हुआ होगा। लेकिन जितना उसने इस पर सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह सही हो सकता है। शायद गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, शायद यह अंतरिक्ष की ज्यामिति है। शायद द्रव्यमान अंतरिक्ष को मोड़ देता है और चीजें उस मुड़े हुए अंतरिक्ष में चलती हैं। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि इसने पूरे भौतिकी को बदल दिया। लेकिन इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अंतरिक्ष क्या है और इसे कैसे मोड़ा जा सकता है। चैप्टर 4, आइंस्टाइन्स रेवलेशन, आइंस्टीन की क्रांति। सन 1905 स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक छोटे से पेटेंट ऑफिस में बैठा एक 26 साल का युवक दुनिया को बदलने वाला था। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग एक ऐसे सवाल से जूझ रहा था जिसने उसे कई सालों तक परेशान किया था, और जवाब जो उसे मिला वह इतना अद्भुत था कि आज भी हमें विश्वास करना मुश्किल लगता है। आइंस्टीन बचपन से ही एक अलग तरह के बच्चे थे। वे देर से बोलना शुरू हुए थे और स्कूल में उन्हें अनुशासन पसंद नहीं था। उनके शिक्षक कहते थे कि यह लड़का कभी कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आइंस्टीन के दिमाग में कुछ अलग था। वे ऐसे सवाल पूछते थे जो दूसरे लोग नहीं पूछते थे। वे चीजों को अलग नजरिए से देखते थे। जब आइंस्टीन 16 साल के थे तो उन्होंने अपने आप से एक अजीब सवाल पूछा, क्या हो अगर मैं रोशनी की गति से दौड़ूं? अगर मैं किसी रोशनी की किरण के साथ साथ उसी गति से चलूं तो मुझे क्या दिखेगा? क्या मुझे रोशनी रुकी हुई दिखेगी? यह सवाल बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत जटिल था, और इस सवाल ने आइंस्टीन को अपनी पहली क्रांतिकारी खोज की ओर ले जाया। 1905 में आइंस्टीन ने अपना विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया। इस सिद्धांत ने बताया कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, वे सापेक्ष हैं, यानी वे देखने वाले की गति पर निर्भर करते हैं। इस सिद्धांत ने दुनिया को चौंका दिया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गति से बीत सकता है। लेकिन गणित साफ थी और प्रयोग इसे साबित करते थे। आइंस्टीन रातों रात प्रसिद्ध हो गए, लेकिन आइंस्टीन संतुष्ट नहीं थे।
उनका विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सिर्फ उन चीजों के लिए काम करता था जो एक समान गति से चल रही हों। अगर कोई चीज तेज हो रही है या धीमी हो रही है तो वह सिद्धांत काम नहीं करता था। और गुरुत्वाकर्षण में तो चीजें हमेशा तेज होती रहती हैं। जब सेब गिरता है तो वह लगातार तेज होता जाता है। तो आइंस्टीन ने सोचा कि उन्हें अपने सिद्धांत को और सामान्य बनाना होगा। उन्हें एक ऐसा सिद्धांत बनाना होगा जो हर तरह की गति के लिए काम करे। और इस खोज में उन्हें गुरुत्वाकर्षण का असली रहस्य मिल गया। एक दिन 1907 में आइंस्टीन अपने ऑफिस में बैठे थे। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। बाद में उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का विचार बताया। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर कोई व्यक्ति किसी इमारत की छत से गिर रहा हो? वह व्यक्ति गिरते हुए अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। अगर वह अपनी जेब से कोई चीज निकाले तो वह चीज भी उसके साथ साथ गिरेगी। उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे गुरुत्वाकर्षण मौजूद ही नहीं है। यह एक गहरा एहसास था। जब आप गिर रहे होते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण को महसूस नहीं करते। आपको ऐसा लगता है जैसे आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। हम आज यह जानते हैं क्योंकि हमने अंतरिक्ष यात्रियों को देखा है। वे अंतरिक्ष स्टेशन में भारहीन दिखते हैं, लेकिन असलियत में वे गिर रहे हैं। वे पृथ्वी के चारों ओर गिर रहे हैं। आइंस्टीन ने इससे एक अद्भुत निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि गिरना और अंतरिक्ष में तैरना एक ही चीज है। जब आप गिर रहे होते हैं तो आप वाकई में एक सीधी रेखा में चल रहे होते हैं। कोई बल आप पर काम नहीं कर रहा। आप बस स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। लेकिन रुकिए, यह तो उल्टा लगता है। जब हम गिरते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी हमें खींच रही है। हम तेज होते जाते हैं, हम जमीन से टकराते हैं। ये कैसे एक सीधी रेखा में चलना हो सकता है? आइंस्टीन का जवाब क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि समस्या हमारी समझ में है। हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष समतल है, सपाट है। हम सोचते हैं कि एक सीधी रेखा हमेशा सीधी होती है। लेकिन क्या हो अगर अंतरिक्ष सपाट नहीं है? क्या हो अगर अंतरिक्ष मुड़ा हुआ है और जो हमें एक घुमावदार रास्ता लगता है वह वाकई में एक सीधी रेखा है? यह विचार समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक चींटी हैं और आप एक गुब्बारे की सतह पर रहते हैं। आपके लिए गुब्बारे की सतह ही पूरी दुनिया है। अब अगर आप एक सीधी रेखा में चलना चाहें तो आप क्या करेंगे? आप गुब्बारे की सतह पर एक रास्ता बनाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से देखे तो उसे दिखेगा कि आप एक घुमावदार रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि गुब्बारा घुमावदार है। यही बात आइंस्टीन ने अंतरिक्ष के बारे में कही। जब पृथ्वी जैसी कोई विशाल वस्तु मौजूद होती है तो वह अपने चारों ओर के अंतरिक्ष को मोड़ देती है। और जब चीजें उस मुड़े हुए अंतरिक्ष में चलती हैं तो वे वक्र रास्तों पर चलती दिखती हैं। लेकिन वे वाकई में सीधी रेखा में ही चल रही हैं। वे बस उस अंतरिक्ष की ज्यामिति का पालन कर रही हैं। लेकिन आइंस्टीन ने इससे भी आगे जाकर कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि समय भी मुड़ता है। असल में अंतरिक्ष और समय अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक साथ जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन ने इसे अंतरिक्ष काल का नाम दिया। अंतरिक्ष काल एक 4 आयामी ताना बाना है। 3 आयाम अंतरिक्ष के हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, और चौथा आयाम समय है। हम इस 4 आयामी ताने बाने में रहते हैं, और जब कोई विशाल वस्तु मौजूद होती है तो वह इस ताने बाने को मोड़ देती है। यह सोचना बहुत अजीब लगता है। हम 3 आयाम समझ सकते हैं, लेकिन 4 आयाम की कल्पना करना मुश्किल है। और फिर यह कहना कि यह 4 आयामी चीज मुड़ सकती है, यह तो और भी अजीब है। लेकिन आइंस्टीन ने इसे गणित की भाषा में लिख दिया। उन्होंने समीकरण बनाए जो बताते थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा कैसे अंतरिक्ष काल को मोड़ते हैं और मुड़ा हुआ अंतरिक्ष काल कैसे वस्तुओं की गति को प्रभावित करता है। ये समीकरण बहुत जटिल थे, इन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल था। आइंस्टीन को इन समीकरणों पर काम करते हुए लगभग 10 साल लग गए। 1915 में आखिरकार आइंस्टीन ने अपना सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया।
यह भौतिकी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। इस सिद्धांत ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को बदल दिया। आइंस्टीन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, यह अंतरिक्ष काल की ज्यामिति है। जब सेब पेड़ से गिरता है तो कोई अदृश्य डोर उसे नहीं खींच रही, कोई बल उस पर काम नहीं कर रहा। सेब बस अंतरिक्ष काल की ज्यामिति का पालन कर रहा है। पृथ्वी ने अपने चारों ओर के अंतरिक्ष काल को मोड़ दिया है और सेब उस मुड़े हुए अंतरिक्ष काल में सबसे सीधा रास्ता अपना रहा है, और वह रास्ता उसे पृथ्वी की ओर ले जाता है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि शुरू में बहुत कम लोगों ने इसे समझा। यहां तक कि जो गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी इसे समझते थे, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में अंतरिक्ष और समय मुड़ सकते हैं? क्या सच में गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है? लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांत ने कुछ भविष्यवाणियां की जिन्हें परखा जा सकता था। एक भविष्यवाणी थी कि रोशनी भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। अगर रोशनी किसी विशाल वस्तु के पास से गुजरती है तो वह मुड़ जाएगी, क्योंकि वह विशाल वस्तु अंतरिक्ष काल को मोड़ देती है और रोशनी उस मुड़े हुए अंतरिक्ष काल में सीधी रेखा में चलती है। न्यूटन के नियम में रोशनी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि रोशनी का कोई द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पर काम नहीं करता। यह अंतरिक्ष काल को मोड़ता है और सब कुछ उस मुड़े हुए अंतरिक्ष काल में चलता है, चाहे उसका द्रव्यमान हो या न हो। तो अगर आइंस्टीन सही थे, तो जब सूरज के पास से तारों की रोशनी गुजरती है तो वह थोड़ी मुड़ जानी चाहिए और इसे मापा जा सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि सूरज इतना चमकीला है कि उसके पास के तारे दिखाई नहीं देते। एकमात्र समय जब यह संभव होता है वह है सूर्य ग्रहण के दौरान। 1919 में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला था। ब्रिटिश खगोलविद आर्थर एडिंगटन ने तय किया कि वे इस मौके का फायदा उठाएंगे। वे अफ्रीका गए, सूर्य ग्रहण के दौरान तारों की तस्वीरें लीं और फिर बाद में उन्हीं तारों की तस्वीरें लीं जब सूरज वहां नहीं था। फिर उन्होंने दोनों तस्वीरों की तुलना की और परिणाम आश्चर्यजनक था। तारों की स्थिति बदल गई थी। सूरज के पास से गुजरती हुई रोशनी वाकई में मुड़ गई थी और वह बिल्कुल उतनी मुड़ी थी जितना आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी। आइंस्टीन सही थे। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छपीं। न्यूटन का नियम गलत साबित हो गया था। एक नया युग शुरू हो गया था। आइंस्टीन रातों रात दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांत ने और भी अजीब भविष्यवाणियां की। एक भविष्यवाणी थी बुध ग्रह की कक्षा के बारे में। याद कीजिए, बुध की कक्षा में एक अजीबता थी जिसे न्यूटन का नियम समझा नहीं पाता था। जब वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के समीकरणों का उपयोग करके बुध की कक्षा की गणना की तो परिणाम बिल्कुल सटीक निकला। आइंस्टीन के सिद्धांत ने बुध की कक्षा की अजीबता को पूरी तरह से समझा दिया। एक और भविष्यवाणी थी समय के बारे में। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं बल्कि समय को भी प्रभावित करता है। जहां गुरुत्वाकर्षण मजबूत है वहां समय धीमा चलता है। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और आपका दोस्त घाटी में है। आप दोनों के पास बिल्कुल सटीक घड़ियां हैं। एक दिन बाद जब आप मिलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी घड़ी आपके दोस्त की घड़ी से थोड़ी आगे है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमजोर है और इसलिए वहां समय थोड़ा तेज चलता है। यह अंतर बहुत छोटा है, सिर्फ नैनो सेकंड का, लेकिन इसे मापा जा सकता है और वैज्ञानिकों ने इसे माप लिया है। आइंस्टीन फिर से सही साबित हुए। आज हम आइंस्टीन के इस खोज का उपयोग रोज करते हैं। जीपीएस उपग्रह जो हमें रास्ता बताते हैं, उन्हें आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार समायोजित किया जाता है, क्योंकि वे उपग्रह पृथ्वी से बहुत ऊपर हैं।
जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर है और इसलिए वहां समय थोड़ा तेज चलता है। अगर हम इसे ध्यान में न रखें तो जीपीएस गलत जगह बताएगा। तो आइंस्टीन ने क्या खोजा? उन्होंने खोजा कि गुरुत्वाकर्षण एक रहस्यमयी बल नहीं है जो खाली जगह के पार काम करता है। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल का मुड़ना है। द्रव्यमान और ऊर्जा अंतरिक्ष काल को मोड़ते हैं और मुड़ा हुआ अंतरिक्ष काल वस्तुओं को बताता है कि कैसे चलना है। यह एक सुंदर विचार था। अदृश्य डोर की समस्या हल हो गई थी। कोई अदृश्य डोर नहीं थी, कोई रहस्यमयी बल नहीं था जो खाली जगह के पार काम करता था। सब कुछ अंतरिक्ष काल की ज्यामिति थी। चैप्टर 5, स्पेस टाइम, द फैब्रिक ऑफ रियलिटी, अंतरिक्ष काल का ताना बाना। अब तक की हमारी यात्रा में हमने देखा कि कैसे आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को एक नए तरीके से समझा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अंतरिक्ष काल है क्या? यह कैसे मुड़ सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अंतरिक्ष क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि यह वह खालीपन है जो चीजों के बीच है। यह वह जगह है जहां चीजें मौजूद होती हैं। यह एक कंटेनर की तरह है जिसमें सारा ब्रह्मांड रखा हुआ है। यह समझ बहुत पुरानी है। हजारों सालों से लोग अंतरिक्ष को इसी तरह समझते आए हैं। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि यह समझ गलत है। अंतरिक्ष कोई खाली कंटेनर नहीं है। अंतरिक्ष खुद कुछ है। यह एक चीज है, एक वस्तु है जिसके अपने गुण हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी चादर पकड़े हुए हैं। यह चादर तनी हुई है, समतल है। अब अगर आप इस चादर के बीच में एक भारी गेंद रख दें तो क्या होगा? चादर नीचे की ओर मुड़ जाएगी। गेंद के चारों ओर एक गड्ढा बन जाएगा। अब अगर आप एक छोटी संगमरमर की गोली उस चादर पर लुढ़काएं तो क्या होगा? वह गोली सीधी रेखा में नहीं जाएगी। वह गेंद के चारों ओर बने गड्ढे की ओर मुड़ेगी। शायद वह गेंद के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब सवाल यह है, क्या गेंद ने गोली को खींचा? नहीं, गेंद ने सिर्फ चादर को मोड़ दिया और गोली उस मुड़ी हुई चादर पर चल रही है। यही अंतरिक्ष काल के साथ होता है। पृथ्वी, सूरज और अन्य विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष काल को मोड़ देती हैं और छोटी वस्तुएं उस मुड़े हुए अंतरिक्ष काल में चलती हैं। लेकिन यह उदाहरण अधूरा है, क्योंकि चादर 2 आयामी है लेकिन अंतरिक्ष 3 आयामी है और फिर समय का आयाम भी है। तो असल में हम एक 4 आयामी ताने बाने की बात कर रहे हैं। 4 आयाम की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हमारा दिमाग 3 आयाम समझ सकता है, लेकिन चौथा आयाम, यह लगभग असंभव लगता है। लेकिन गणित में हम 4 आयाम के साथ काम कर सकते हैं और आइंस्टीन ने यही किया। समय को आयाम के रूप में सोचना भी अजीब है। हम समय को कुछ ऐसा मानते हैं जो बीतता है, जो चलता रहता है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि समय अंतरिक्ष से अलग नहीं है। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जब आप अंतरिक्ष में चलते हैं तो आप समय में भी चलते हैं। वास्तव में हम हमेशा अंतरिक्ष काल में चल रहे हैं। सोचिए इस तरह से, जब आप कहीं जाते हैं तो आप न सिर्फ अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बल्कि आप समय में भी एक पल से दूसरे पल तक जाते हैं। आपकी यात्रा अंतरिक्ष काल में एक रास्ता बनाती है। हम इसे विश्व रेखा कहते हैं। हर चीज की एक विश्व रेखा होती है। पृथ्वी की एक विश्व रेखा है जो अंतरिक्ष काल में सूरज के चारों ओर घूमती है। चांद की एक विश्व रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। आपकी एक विश्व रेखा है जो जन्म से मृत्यु तक जाती है। अब जब कोई विशाल वस्तु मौजूद होती है तो वह अंतरिक्ष काल को मोड़ देती है और इसका मतलब है कि विश्व रेखाएं घुमावदार हो जाती हैं।
जो रास्ता पहले सीधा था वह अब मुड़ा हुआ है, और वस्तुएं हमेशा सबसे सीधा रास्ता अपनाती हैं, चाहे वह रास्ता हमें घुमावदार क्यों न दिखे। इस सबसे सीधे रास्ते को हम जियोडेसिक कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता एक बड़े वृत्त का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो हवाई जहाज सीधी पश्चिम दिशा में नहीं जाता, वह थोड़ा उत्तर की ओर जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और वह रास्ता छोटा है। वह एक जियोडेसिक है। उसी तरह अंतरिक्ष काल में भी जियोडेसिक होते हैं, और मुक्त रूप से गिरती हुई या चलती हुई वस्तुएं हमेशा जियोडेसिक का अनुसरण करती हैं। जब सेब पेड़ से गिरता है तो वह अंतरिक्ष काल में एक जियोडेसिक का अनुसरण कर रहा है। जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो वह एक जियोडेसिक का अनुसरण कर रही है। तो गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, यह अंतरिक्ष काल की ज्यामिति है। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी सूरज को खींचती है, तो हम वाकई में कह रहे हैं कि सूरज ने अंतरिक्ष काल को इस तरह मोड़ दिया है कि पृथ्वी का जियोडेसिक उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनाता है। अब आइए समझते हैं कि द्रव्यमान अंतरिक्ष काल को कैसे मोड़ता है। आइंस्टीन के समीकरण बहुत जटिल हैं, लेकिन मूल विचार सरल है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा अंतरिक्ष काल मुड़ता है, और द्रव्यमान जितना सघन होता है उतना ही ज्यादा मुड़ाव होता है। पृथ्वी अपने चारों ओर के अंतरिक्ष काल को थोड़ा मोड़ती है। सूरज, जो पृथ्वी से बहुत ज्यादा भारी है, अंतरिक्ष काल को बहुत ज्यादा मोड़ता है, और ब्लैक होल, जो अविश्वसनीय रूप से सघन होते हैं, अंतरिक्ष काल को इतना मोड़ देते हैं कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अंतरिक्ष काल सिर्फ द्रव्यमान से ही नहीं मुड़ता, ऊर्जा भी अंतरिक्ष काल को मोड़ती है। और आइंस्टीन की सबसे प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² हमें बताती है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप हैं, तो ऊर्जा भी गुरुत्वाकर्षण पैदा करती है। यहां तक कि रोशनी, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, अंतरिक्ष काल को थोड़ा मोड़ती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। यह प्रभाव बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम इसे माप नहीं सकते, लेकिन सिद्धांत रूप में यह मौजूद है। अब आइए बात करते हैं समय के मुड़ने की। यह शायद सबसे अजीब हिस्सा है। जब अंतरिक्ष काल मुड़ता है तो सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं मुड़ता, बल्कि समय भी मुड़ता है। और इसका मतलब है कि समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से बीतता है। जहां गुरुत्वाकर्षण मजबूत है वहां समय धीमा चलता है। यह सच है और इसे बार बार परखा जा चुका है। अगर आप पहाड़ की चोटी पर रहते हैं और आपका दोस्त समुद्र तट पर रहता है तो आप थोड़ा तेजी से बूढ़े होंगे। अंतर बहुत छोटा है, सिर्फ नैनोसेकंड का, लेकिन यह वास्तविक है। यह समय का धीमा होना, जिसे हम समय विस्तार कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीपीएस उपग्रहों में मायने रखता है। वे उपग्रह पृथ्वी से बहुत ऊपर हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, इसीलिए उनकी घड़ियां पृथ्वी पर की घड़ियों से थोड़ा तेज चलती हैं। हर दिन यह अंतर लगभग 38 माइक्रोसेकंड का होता है। यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर हम इसे ठीक न करें तो जीपीएस हर दिन लगभग 10 किलोमीटर गलत हो जाएगा। तो जब हम अपने फोन पर जीपीएस का उपयोग करते हैं और वह हमें सही रास्ता बताता है, तो हम वाकई में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष काल की ज्यामिति का उपयोग कर रहे हैं। अंतरिक्ष काल की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह गतिशील है, यह बदलता रहता है। जब चीजें चलती हैं तो अंतरिक्ष काल में तरंगें पैदा होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें पैदा होती हैं। इन तरंगों को हम गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहते हैं। आइंस्टीन ने 1916 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि जब बहुत विशाल वस्तुएं बहुत तेजी से चलती हैं, जैसे दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, तो वे अंतरिक्ष काल में तरंगें पैदा करते हैं।
ये तरंगें रोशनी की गति से फैलती हैं और जब वे किसी चीज से गुजरती हैं तो वे उसे थोड़ा खींचती और सिकोड़ती हैं। लेकिन ये तरंगें बहुत कमजोर होती हैं, इतनी कमजोर कि लंबे समय तक लोगों को लगता था कि हम इन्हें कभी माप नहीं पाएंगे। लेकिन 2015 में एक अविश्वसनीय बात हुई। वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। लाइगो नाम के एक उपकरण ने दो ब्लैक होल के टकराने से पैदा हुई तरंगों को पकड़ा। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 30 गुना भारी थे और वे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। जब वे आखिरकार टकराए तो उन्होंने अंतरिक्ष काल में एक विशाल तरंग पैदा की। यह तरंग पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और 1 अरब साल बाद यह पृथ्वी पर पहुंची। जब यह तरंग पृथ्वी से गुजरी तो इसने अंतरिक्ष को बहुत थोड़ा खींचा और सिकोड़ा। यह खिंचाव इतना छोटा था कि एक परमाणु के नाभिक के आकार से भी छोटा था। लेकिन लाइगो इतना संवेदनशील था कि उसने इसे माप लिया। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज ने साबित कर दिया कि आइंस्टीन फिर से सही थे। अंतरिक्ष काल वास्तविक है। यह सिर्फ एक गणितीय विचार नहीं है, यह एक भौतिक चीज है जिसमें तरंगें हो सकती हैं। अब आइए सोचते हैं कि यह सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम एक 4 आयामी अंतरिक्ष काल में रहते हैं। यह अंतरिक्ष काल मुड़ा हुआ है और हम उस मुड़े हुए ताने बाने में चल रहे हैं। जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हम वाकई में अंतरिक्ष काल के खिलाफ धकेल रहे होते हैं। जमीन हमें ऊपर की ओर धकेल रही है और यही हमें गुरुत्वाकर्षण का एहसास देता है। अगर जमीन न होती तो हम स्वतंत्र रूप से गिरते, और जब आप स्वतंत्र रूप से गिर रहे होते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं करते, आप भारहीन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यात्री भारहीन महसूस करते हैं क्योंकि वे लगातार गिर रहे हैं। वे पृथ्वी के चारों ओर गिर रहे हैं, अंतरिक्ष काल के एक ज्योडेसिक का अनुसरण कर रहे हैं। तो वास्तविकता यह है कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, यह अंतरिक्ष काल की ज्यामिति है, और यह ज्यामिति द्रव्यमान और ऊर्जा द्वारा निर्धारित होती है। जैसा कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने कहा था, अंतरिक्ष काल द्रव्यमान को बताता है कि कैसे चलना है और द्रव्यमान अंतरिक्ष काल को बताता है कि कैसे मुड़ना है। यह एक सुंदर और गहरा विचार है। ब्रह्मांड एक जीवित, सांस लेने वाली चीज है। अंतरिक्ष काल लगातार मुड़ रहा है, बदल रहा है। हर द्रव्यमान, हर ऊर्जा इस ताने बाने में अपनी छाप छोड़ती है और हम सब इस विशाल मुड़े हुए ताने बाने में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। आइंस्टीन ने जो खोजा वह सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था, यह एक नया तरीका था वास्तविकता को देखने का। उन्होंने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और सुंदर है। चैप्टर 6, द ट्रैम्पोलिन यूनिवर्स, ब्रह्मांड का खेल। अब तक हमने सीखा कि अंतरिक्ष काल एक 4 आयामी ताना बाना है जो मुड़ सकता है, लेकिन यह विचार अभी भी बहुत अमूर्त लगता है। चलिए अब हम इसे और ठोस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना की शक्ति का उपयोग करके हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड एक विशाल ट्रैम्पोलिन की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा ट्रैम्पोलिन है। यह ट्रैम्पोलिन इतना बड़ा है कि आप इसका किनारा देख नहीं सकते। यह पूरी तरह से तना हुआ है, समतल है और चमकीली धूप में चमक रहा है। यह हमारा अंतरिक्ष काल है, जब उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि आप इस ट्रैम्पोलिन के बीच में एक बोलिंग बॉल रख देते हैं। क्या होगा? बॉल का वजन ट्रैम्पोलिन को नीचे की ओर दबा देगा, एक गड्ढा बन जाएगा। बॉल के चारों ओर ट्रैम्पोलिन मुड़ जाएगी। यही होता है जब कोई विशाल वस्तु अंतरिक्ष काल में मौजूद होती है, वह अपने चारों ओर के अंतरिक्ष काल को मोड़ देती है। अब अगर आप एक छोटी संगमरमर की गोली उस ट्रैम्पोलिन पर लुढ़काएं तो क्या होगा? अगर गोली बोलिंग बॉल से दूर है तो वह सीधी रेखा में चलेगी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलिंग बॉल के पास आएगी वह उस गड्ढे में फिसलने लगेगी, वह बॉल की ओर मुड़ेगी।
अगर आप गोली को सही गति और सही कोण से लुढ़काएं, तो वह बोलिंग बॉल के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह एक सुंदर तुलना है। बोलिंग बॉल सूरज है, गोली पृथ्वी है और ट्रैम्पोलिन अंतरिक्ष काल है। सूरज ने अंतरिक्ष काल में एक गड्ढा बना दिया है और पृथ्वी उस गड्ढे में चल रही है। कोई अदृश्य डोर नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, बस एक मुड़ी हुई सतह है और एक वस्तु उस सतह पर चल रही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है। असली अंतरिक्ष काल में यह गड्ढा सिर्फ नीचे की ओर नहीं है, यह सभी दिशाओं में है। सूरज के चारों ओर का अंतरिक्ष काल हर दिशा में मुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि हम 3 आयामी अंतरिक्ष में रहते हैं। हम 4 आयामी मुड़ाव को नहीं देख सकते, इसलिए हम इस 2 आयामी ट्रैम्पोलिन की तुलना का उपयोग करते हैं। अब आइए और गहराई से समझें। जितनी भारी वस्तु होगी, उतना गहरा गड्ढा बनेगा। अगर आप बोलिंग बॉल की जगह एक छोटी टेबल टेनिस की गेंद रखें, तो गड्ढा बहुत छिछला होगा। लेकिन अगर आप एक बहुत भारी लोहे की गेंद रखें, तो गड्ढा बहुत गहरा होगा। यही कारण है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद से ज्यादा मजबूत है। पृथ्वी अधिक द्रव्यमान वाली है, इसलिए वह अंतरिक्ष काल को ज्यादा मोड़ती है। अब एक दिलचस्प सवाल, अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक गड्ढे में लुढ़क रही है, तो वह सीधे सूरज में क्यों नहीं गिर जाती? क्योंकि पृथ्वी की गति है, वह तेजी से चल रही है। यह गति उसे बाहर की ओर फेंकना चाहती है, लेकिन अंतरिक्ष काल का मुड़ाव उसे अंदर की ओर रखता है। दोनों संतुलित हो जाते हैं और पृथ्वी एक स्थिर कक्षा में रहती है। लेकिन यह संतुलन परफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे, बहुत धीरे पृथ्वी अपनी ऊर्जा खो रही है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में बाहर जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि अगले कई अरब सालों में इसका कोई असर नहीं होगा। अब आइए सोचते हैं कि अगर 2 बोलिंग बॉल हों तो क्या होगा। अगर आप 2 बोलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन पर पास पास रखें, तो दोनों अपने अपने गड्ढे बनाएंगी और ये गड्ढे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। दोनों बॉल एक दूसरे की ओर लुढ़कने लगेंगी। यही होता है जब 2 तारे या 2 ब्लैक होल एक दूसरे के पास होते हैं। वे एक दूसरे की ओर खींचते हैं, और अगर ये 2 बॉल एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगें, तो वे ट्रैम्पोलिन में तरंगें पैदा करेंगी। ये तरंगें बाहर की ओर फैलेंगी। यही गुरुत्वाकर्षण तरंगें हैं। जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और आखिरकार टकराते हैं, तो वे अंतरिक्ष काल में विशाल तरंगें पैदा करते हैं। अब आइए अपनी कल्पना को और आगे ले जाएं। कल्पना कीजिए कि आप ट्रैम्पोलिन पर एक चींटी हैं। आप इतने छोटे हैं कि आप पूरे ट्रैम्पोलिन को नहीं देख सकते। आप सिर्फ अपने आसपास की छोटी सी जगह देख सकते हैं। अगर आप बोलिंग बॉल से बहुत दूर हैं, तो आपको ट्रैम्पोलिन बिल्कुल समतल दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आप बॉल के पास जाएंगे, आपको महसूस होगा कि जमीन नीचे की ओर ढल रही है। यही हमारे साथ होता है। जब हम अंतरिक्ष में हैं, पृथ्वी से बहुत दूर, तो अंतरिक्ष काल लगभग समतल दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम किसी विशाल वस्तु के पास आते हैं, हमें अंतरिक्ष काल का मुड़ाव महसूस होने लगता है। और जब हम पृथ्वी की सतह पर होते हैं, तो हम उस मुड़ाव के बीच में होते हैं। हम महसूस करते हैं कि कुछ हमें नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन वाकई में अंतरिक्ष काल खुद मुड़ा हुआ है। अब एक और गहरी बात, जब आप जमीन पर खड़े होते हैं, तो आप गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं। आपको लगता है कि पृथ्वी आपको नीचे खींच रही है, लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार असलियत उल्टी है। आप वाकई में ऊपर की ओर धकेले जा रहे हैं। यह कैसे संभव है? सोचिए इस तरह से, अगर जमीन न होती तो आप स्वतंत्र रूप से गिरते, और जब आप स्वतंत्र रूप से गिर रहे होते हैं, तो आप कोई बल महसूस नहीं करते। आप भारहीन महसूस करते हैं। आप अंतरिक्ष काल के एक प्राकृतिक रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन जमीन आपको रोक देती है। जमीन आपको उस प्राकृतिक रास्ते से हटा देती है।
जमीन आपको ऊपर की ओर धकेल रही है, अंतरिक्ष काल के खिलाफ। और यह धक्का ही वह है जिसे आप गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। यह एक बहुत ही अजीब विचार है। हम सोचते हैं कि हम स्थिर खड़े हैं और गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींच रहा है। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि हम वाकई में लगातार ऊपर की ओर धकेले जा रहे हैं। जमीन हमें ऊपर धकेल रही है और यह धक्का हमें अंतरिक्ष काल के प्राकृतिक प्रवाह से हटा रहा है। अब आइए एक और दिलचस्प पहलू को समझें। अलग अलग ऊंचाइयों पर अंतरिक्ष काल अलग तरह से मुड़ा होता है। पृथ्वी की सतह पर जहां हम रहते हैं, अंतरिक्ष काल बहुत मुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मुड़ाव कम होता जाता है। एक पहाड़ की चोटी पर अंतरिक्ष काल थोड़ा कम मुड़ा हुआ है और अंतरिक्ष में यह और भी कम मुड़ा हुआ है। इसका एक अद्भुत प्रभाव है। जहां अंतरिक्ष काल कम मुड़ा होता है, वहां समय तेज चलता है, और जहां अंतरिक्ष काल ज्यादा मुड़ा होता है, वहां समय धीमा चलता है। तो पहाड़ की चोटी पर समय समुद्र तट से थोड़ा तेज चलता है। अंतरिक्ष स्टेशन में, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, समय और भी तेज चलता है। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन यह वास्तविक है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ की चोटी पर बिताएं, तो आप समुद्र तट पर रहने वाले किसी व्यक्ति से कुछ नैनो सेकंड ज्यादा जिएंगे। यह बहुत कम है, लेकिन यह साबित करता है कि समय निरपेक्ष नहीं है। समय जगह पर निर्भर करता है। अब आइए सोचें कि बहुत विशाल वस्तुओं के पास क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत भारी गेंद है, इतनी भारी कि जब आप इसे ट्रैम्पोलिन पर रखते हैं तो यह ट्रैम्पोलिन को लगभग फाड़ देती है। गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि कुछ भी जो उसमें जाता है वापस बाहर नहीं आ सकता। यही एक ब्लैक होल है। एक ब्लैक होल इतना सघन होता है कि वह अंतरिक्ष काल को इतना मोड़ देता है कि एक बिंदु आता है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। इस बिंदु को हम घटना क्षितिज कहते हैं। अगर आप ट्रैम्पोलिन की तुलना में सोचें, तो घटना क्षितिज वह बिंदु है जहां ट्रैम्पोलिन इतना खड़ा हो जाता है कि कुछ भी वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता। एक बार जब आप उस बिंदु को पार कर जाते हैं, तो आप बस नीचे गिरते रहते हैं और कोई रास्ता वापस नहीं है। ब्लैक होल के केंद्र में अंतरिक्ष काल इतना मुड़ जाता है कि हमारे सभी गणित काम करना बंद कर देते हैं। हम इसे विलक्षणता कहते हैं। यहां अंतरिक्ष और समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारे भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। लेकिन घटना क्षितिज के ठीक बाहर बहुत अजीब चीजें होती हैं। समय लगभग रुक जाता है। अगर आप दूर से किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखें, तो आपको लगेगा कि वह व्यक्ति घटना क्षितिज पर धीमा होता जा रहा है। वह कभी भी पूरी तरह से अंदर नहीं जाता, बस वहीं जमा हुआ दिखता है, हमेशा के लिए। लेकिन गिरने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ सामान्य लगता है। वह घटना क्षितिज को पार कर जाता है बिना कुछ विशेष महसूस किए। केवल बाद में जब वह केंद्र के पास पहुंचता है, तब उसे अंतरिक्ष काल के विशाल मुड़ाव का एहसास होता है। हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी तरह के अनगिनत गड्ढों और मुड़ावों से भरा हुआ है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अंतरिक्ष काल में अपना निशान छोड़ती है, और ये सब एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की ज्यामिति बनाते हैं। कभी कभी जब दो बहुत विशाल वस्तुएं एक दूसरे के पास आती हैं, तो वे अंतरिक्ष काल में विशाल विक्षोभ पैदा करती हैं। दो आकाशगंगाएं टकरा सकती हैं, दो न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे में मिल सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो अंतरिक्ष काल में तरंगें पैदा होती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ये तरंगें हमें ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में बताती हैं। जब हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाते हैं, तो हम वाकई में अतीत में झांक रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि करोड़ों या अरबों साल पहले क्या हुआ था। हम ब्रह्मांड के इतिहास को सुन रहे होते हैं। तो ट्रैम्पोलिन ब्रह्मांड का विचार हमें क्या सिखाता है?
ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड एक गतिशील, जीवित चीज है। अंतरिक्ष काल कोई स्थिर मंच नहीं है जिस पर चीजें होती हैं। अंतरिक्ष काल खुद एक खिलाड़ी है। यह मुड़ता है, लहराता है, कंपित होता है, और हम सब इस विशाल नृत्य का हिस्सा हैं। चैप्टर 7, टाइम डायलेशन, समय का विस्तार। अब तक हमने देखा कि अंतरिक्ष कैसे मुड़ता है, लेकिन आइंस्टीन के सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक यह थी कि समय भी मुड़ता है, और शायद यह सबसे अजीब और मन को झकझोर देने वाली बात है। समय, जिसे हम हमेशा एक समान और स्थिर मानते आए हैं, वह भी बदलता है, धीमा होता है, और यहां तक कि लगभग रुक भी सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक सरल सवाल से। समय क्या है? यह एक बहुत गहरा सवाल है। हम सब समय को महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयां घूमती हैं, हम बूढ़े होते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन समय वाकई में है क्या? हजारों सालों से लोगों ने सोचा कि समय एक नदी की तरह है जो एक ही गति से बहती है, सबके लिए समान। अगर आप दिल्ली में हैं या मुंबई में, पहाड़ की चोटी पर हैं या समुद्र तट पर, समय हर जगह एक जैसे बीतता है। एक सेकंड हमेशा एक सेकंड होता है, चाहे आप कहीं भी हों। लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि यह सच नहीं है। समय सापेक्ष है। समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से बीतता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। इसे समझने के लिए चलिए एक विचार प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास जुड़वां बच्चे हैं, राज और सिमरन। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही दिन, एक ही समय पैदा हुए। अब कल्पना कीजिए कि राज पृथ्वी पर रहता है और सिमरन एक अंतरिक्ष स्टेशन में चली जाती है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह से थोड़ा कमजोर है, और आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है वहां समय तेज चलता है। तो सिमरन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन में समय थोड़ा तेज बीतता है, बहुत थोड़ा, सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड प्रतिदिन। लेकिन अगर सिमरन वहां 1 साल रहे तो जब वह वापस पृथ्वी पर आएगी तो वह रात से कुछ मिलीसेकंड बड़ी होगी। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन यह वास्तविक है। वैज्ञानिकों ने इसे माप लिया है। अब कल्पना कीजिए कि सिमरन किसी बहुत विशाल ग्रह पर चली जाती है जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत ज्यादा मजबूत है। वहां समय धीमा बीतेगा। अगर सिमरन वहां 1 साल बिताए तो जब वह वापस आएगी तो वह पाएगी कि पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हैं। राज अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन सिमरन सिर्फ 1 साल बड़ी हुई है। यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। यह समय विस्तार है, और यह एक सिद्ध तथ्य है। हर बार जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आता है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से थोड़ा कम बूढ़ा होता है। अंतर बहुत छोटा है, लेकिन यह मापा जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि यह होता क्यों है। याद कीजिए कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल को मोड़ता है। जब अंतरिक्ष काल मुड़ता है तो सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं मुड़ता, बल्कि समय भी मुड़ता है। और जब समय मुड़ता है तो वह धीमा हो जाता है। इसे ऐसे सोचिए, समय अंतरिक्ष काल के ताने बाने का एक हिस्सा है। जब यह ताना बाना खींचता है तो समय भी खींचता है, और जब समय खींचता है तो घड़ी की टिक टिक धीमी हो जाती है। सेकंड लंबे हो जाते हैं, दिन लंबे हो जाते हैं, और जीवन लंबा हो जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति उस धीमे समय में रह रहा है उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। सिमरन को, चाहे वह पृथ्वी पर हो या किसी विशाल ग्रह पर, हमेशा लगेगा कि समय सामान्य गति से बीत रहा है। उसकी घड़ी उसी तरह टिक टिक करेगी, उसका दिल उसी तरह धड़केगा, उसके विचार उसी गति से चलेंगे। अंतर तभी दिखता है जब वह किसी और से तुलना करती है। जब वह वापस पृथ्वी पर आती है और रात से मिलती है
तभी उसे पता चलता है कि उनके समय अलग अलग गति से बीते हैं। यह एक गहरा सबक है। समय निरपेक्ष नहीं है। कोई सार्वभौमिक घड़ी नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए समय बताती हो। हर जगह का अपना समय है। पृथ्वी का अपना समय है, चांद का अपना समय है, सूरज का अपना समय है, और ये सब समय थोड़े थोड़े अलग हैं। अब आइए सोचें कि बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी न्यूट्रॉन तारे के बहुत पास हैं। न्यूट्रॉन तारा एक मृत तारे का अवशेष है जो इतना सघन है कि एक चम्मच उसके पदार्थ का वजन अरबों टन होगा। उसका गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। अगर आप न्यूट्रॉन तारे की सतह पर खड़े हो सकें तो आपके लिए समय बहुत धीमा बीतेगा। अगर आप वहां 1 घंटा बिताएं तो जब आप वापस पृथ्वी पर आएंगे तो आप पाएंगे कि कई दिन बीत चुके हैं। आपकी घड़ी कहेगी कि सिर्फ 1 घंटा बीता है, लेकिन पृथ्वी की घड़ियां कहेंगी कि कई दिन बीत गए हैं। और अगर आप किसी ब्लैक होल के बहुत पास जाएं तो प्रभाव और भी नाटकीय होगा। ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास समय लगभग रुक जाता है। अगर आप दूर से किसी को घटना क्षितिज की ओर गिरते हुए देखें तो आपको लगेगा कि वह व्यक्ति धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है। वह घटना क्षितिज तक पहुंचने में अनंत समय लेता दिखेगा, लेकिन गिरने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ सामान्य लगेगा। वह घटना क्षितिज को कुछ ही सेकंड में पार कर जाएगा, लेकिन बाहर देखने वाले के लिए यह कभी नहीं होता। यह समय की सापेक्षता का एक चरम उदाहरण है। अब एक दिलचस्प सवाल, अगर समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से बीतता है तो अभी का क्या मतलब है? जब आप कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है चांद पर, तो इसका क्या मतलब है? जवाब यह है कि अभी का कोई निरपेक्ष मतलब नहीं है। जो आपके लिए अभी है वह किसी और के लिए अतीत या भविष्य हो सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं। यह विचार बहुत अजीब है। हम सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक अभी है, एक वर्तमान क्षण जो सब जगह समान है, लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि यह सच नहीं है। हर किसी का अपना अभी है और ये सब अभी अलग अलग हैं। अब आइए एक व्यावहारिक उदाहरण देखें। जीपीएस उपग्रह जो हमें रास्ता बताते हैं, उन्हें समय विस्तार के लिए समायोजित करना पड़ता है। ये उपग्रह पृथ्वी से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह से कमजोर है, इसलिए समय तेज बीतता है। हर दिन उपग्रह की घड़ी पृथ्वी की घड़ी से लगभग 38 माइक्रोसेकंड आगे चली जाती है। यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन जीपीएस को बहुत सटीक होना पड़ता है। रोशनी 1 माइक्रोसेकंड में लगभग 300 मीटर जाती है, तो 38 माइक्रोसेकंड का मतलब है लगभग 11 किलोमीटर की गलती। अगर हम समय विस्तार को ध्यान में न रखें तो जीपीएस हर दिन लगभग 11 किलोमीटर गलत हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में यह पूरी तरह बेकार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम आइंस्टीन के सिद्धांत को जानते हैं, हम इस प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। हम उपग्रह की घड़ी को थोड़ा धीमा चलने के लिए प्रोग्राम करते हैं ताकि वह पृथ्वी की घड़ी के साथ मेल खाए। तो हर बार जब आप अपने फोन पर जीपीएस का उपयोग करते हैं, आप वाकई में सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। आप समय विस्तार का उपयोग कर रहे हैं। आइंस्टीन का सिद्धांत सिर्फ एक अमूर्त विचार नहीं है, यह एक व्यावहारिक उपकरण है जिसका हम रोज उपयोग करते हैं। अब आइए सोचें कि समय विस्तार का क्या मतलब है हमारी समझ के लिए। यह हमें बताता है कि समय कोई निरपेक्ष, स्वतंत्र चीज नहीं है। समय अंतरिक्ष काल का एक हिस्सा है और अंतरिक्ष काल गतिशील है, बदलता है, मुड़ता है। हम सब अंतरिक्ष काल के इस समुद्र में तैर रहे हैं, और जब हम तैरते हैं तो समय का प्रवाह बदलता रहता है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी सरल, कभी जटिल। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और आप एक नदी में तैर रहे हैं। जब आप धारा के साथ जाते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब आप धारा के खिलाफ जाते हैं तो आप धीमे चलते हैं।
समय कुछ ऐसा ही है। यह अंतरिक्ष काल की धारा में बहता है और यह धारा हर जगह अलग है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आप इस धारा को बदल सकते हैं। अगर आप बहुत तेजी से चलें तो आप अपने लिए समय को धीमा कर सकते हैं। अगर आप किसी विशाल वस्तु के पास जाएं तो आप अपने लिए समय को धीमा कर सकते हैं। आप समय यात्रा कर सकते हैं, कम से कम भविष्य की ओर। अगर आप एक बहुत तेज रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में यात्रा करें, रोशनी की गति के बहुत करीब, और फिर वापस आएं, तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर बहुत समय बीत गया है, लेकिन आप सिर्फ कुछ साल बड़े हुए हैं। आप भविष्य में आ गए हैं। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह भौतिकी का एक सिद्ध तथ्य है। समय यात्रा संभव है, कम से कम एक दिशा में। हम भविष्य में जा सकते हैं, हम अपने खुद के समय को धीमा कर सकते हैं और दुनिया के समय को तेज बीतने दे सकते हैं। लेकिन क्या हम अतीत में जा सकते हैं? ये एक जटिल सवाल है। आइंस्टीन के समीकरण कुछ ऐसे समाधान देते हैं जिनमें अतीत की यात्रा संभव लगती है, लेकिन ये समाधान बहुत अजीब परिस्थितियां मांगते हैं, जैसे कि घूमते हुए ब्लैक होल या वर्म होल। और हम नहीं जानते कि ये चीजें वाकई में मौजूद हैं या नहीं। ज्यादातर भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि अतीत की यात्रा शायद असंभव है, क्योंकि अगर यह संभव होती तो हम विरोधाभास में फंस जाते। उदाहरण के लिए, अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा से मिलने से पहले उन्हें मार दें तो आप कभी पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पैदा नहीं हुए तो आप अतीत में कैसे गए? ये एक विरोधाभास है। लेकिन भविष्य की यात्रा निश्चित रूप से संभव है, और समय विस्तार इसका एक तरीका है। गुरुत्वाकर्षण समय को मोड़ता है, धीमा करता है, और हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने समय को नियंत्रित कर सकें। यह एक अद्भुत विचार है। समय, जिसे हम हमेशा अपरिवर्तनीय मानते आए हैं, वह भी लचीला है। यह खींच सकता है, सिकुड़ सकता है, मुड़ सकता है, और गुरुत्वाकर्षण वह कुंजी है जो समय को बदलती है। चैप्टर 8, ब्लैक होल्स। अब तक हमने देखा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल को मोड़ता है और समय को धीमा करता है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं गुरुत्वाकर्षण की सबसे चरम अभिव्यक्ति पर, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष काल इतना मुड़ जाता है कि वास्तविकता खुद टूट जाती है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल शायद ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और भयावह वस्तुएं हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां इतना द्रव्यमान इतनी छोटी जगह में सिमटा होता है कि गुरुत्वाकर्षण अकल्पनीय रूप से मजबूत हो जाता है। इतना मजबूत कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, बाहर नहीं निकल सकती। और अगर रोशनी बाहर नहीं आ सकती तो हम उसे देख नहीं सकते। यही कारण है कि इसे ब्लैक होल यानी काला छेद कहा जाता है। लेकिन ब्लैक होल कैसे बनता है? चलिए इसकी कहानी शुरुआत से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल तारा, हमारे सूरज से 10 गुना या 20 गुना भारी। ये तारा अपने जीवन भर एक संघर्ष में लगा रहता है। उसके केंद्र में परमाणु संलयन हो रहा है, जो बाहर की ओर दबाव पैदा करता है, और उसका अपना गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर खींच रहा है। ये दोनों बल संतुलित होते हैं और तारा स्थिर रहता है। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। आखिरकार तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, फिर हीलियम खत्म हो जाती है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य भारी तत्व। अंत में तारे के केंद्र में सिर्फ लोहा बचता है, और लोहे को जलाने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जब यह होता है तो तारे का अंत निकट आ जाता है। बाहर की ओर का दबाव खत्म हो जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण अभी भी मजबूत है, और अब कुछ भी गुरुत्वाकर्षण को नहीं रोक सकता। तारा अपने ऊपर गिर जाता है, एक विशाल विस्फोट में। हम इसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। कुछ ही सेकंडों में तारा इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में छोड़ता है।
यह विस्फोट इतना चमकीला होता है कि इसे पूरी आकाशगंगा में देखा जा सकता है। लेकिन विस्फोट के बाद क्या बचता है? अगर तारा बहुत विशाल था, तो जो बचता है वह एक छोटा, अविश्वसनीय रूप से सघन कोर होता है। यह कोर इतना सघन होता है कि एक चम्मच उसके पदार्थ का वजन करोड़ों टन होगा, और यह कोर लगातार सिकुड़ता रहता है। न्यूटन के नियमों के अनुसार यह कोर किसी बिंदु पर रुक जाना चाहिए। क्वांटम यांत्रिकी के नियम इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तारा पर्याप्त भारी था तो गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी इसे नहीं रोक सकता। कोर लगातार सिकुड़ता रहता है, छोटा और छोटा होता जाता है, और फिर कुछ असाधारण होता है। कोर एक बिंदु तक सिकुड़ जाता है, शून्य आकार का, लेकिन उसका द्रव्यमान अभी भी वही है। इसका मतलब है कि उसका घनत्व अनंत हो जाता है। हम इस बिंदु को विलक्षणता कहते हैं, और विलक्षणता के चारों ओर का क्षेत्र ब्लैक होल है। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ एक बिंदु नहीं है, इसका एक आकार है, एक सीमा है। इस सीमा को हम घटना क्षितिज कहते हैं। घटना क्षितिज वह जगह है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। यह एक अदृश्य सीमा है, एक बिंदु जहां कोई वापसी नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और एक विशाल झरने की ओर बह रहे हैं। जब तक आप झरने से दूर हैं, आप वापस पैडल मार सकते हैं। लेकिन एक बिंदु आता है जहां पानी का प्रवाह इतना मजबूत हो जाता है कि आप कितनी भी कोशिश करें, आप वापस नहीं जा सकते। वह बिंदु घटना क्षितिज की तरह है। ब्लैक होल की घटना क्षितिज के पास गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यहां तक कि रोशनी भी, जो सबसे तेज चीज है, बाहर नहीं निकल सकती। रोशनी हमेशा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, लेकिन घटना क्षितिज पर अंतरिक्ष काल इतना मुड़ा हुआ होता है कि रोशनी की यह गति भी पर्याप्त नहीं होती। रोशनी वापस अंदर की ओर खिंच जाती है। अब सोचिए कि अगर आप एक ब्लैक होल की ओर गिर रहे हों तो क्या होगा। जब आप दूर होते हैं तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं, अजीब चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्लैक होल आसपास की रोशनी को मोड़ रहा है। तारों की रोशनी विकृत दिखती है, जैसे किसी विचित्र लेंस से देखी जा रही हो। फिर जैसे जैसे आप और पास आते हैं, आपको एक अजीब खिंचाव महसूस होने लगता है। आपके पैर, जो ब्लैक होल के ज्यादा पास हैं, आपके सिर से ज्यादा तेजी से खींचने लगते हैं। यह खिंचाव इतना मजबूत हो सकता है कि यह आपको फाड़ दे। वैज्ञानिक इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि आप स्पेगेटी की तरह लंबे और पतले हो जाएंगे। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, अगर कोई दूर से आपको देख रहा हो तो उसे क्या दिखेगा? जैसे जैसे आप घटना क्षितिज के पास पहुंचते हैं, वह व्यक्ति देखेगा कि आप धीमे होते जा रहे हैं। समय विस्तार के कारण आपके लिए समय धीमा हो रहा है। घटना क्षितिज पर समय लगभग रुक जाता है। दूर से देखने वाले को लगेगा कि आप घटना क्षितिज पर जमे हुए हैं। आप कभी भी पूरी तरह अंदर नहीं जाते। आप वहीं रुके रहते हैं, हमेशा के लिए। आपकी छवि धीरे धीरे लाल होती जाती है, क्योंकि रोशनी की तरंगें खिंच जाती हैं, और फिर आखिरकार आप दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपकी रोशनी इतनी लाल हो जाती है कि हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन आपके लिए, जो गिर रहे हैं, सब कुछ अलग होता है। आप घटना क्षितिज को कुछ ही सेकंड में पार कर जाते हैं। आपको कुछ विशेष महसूस नहीं होता, कम से कम शुरुआत में। घटना क्षितिज पर कोई दीवार नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आप बस अंदर चले जाते हैं। लेकिन एक बार जब आप अंदर हैं तो कोई वापसी नहीं है। आप विलक्षणता की ओर गिरते रहते हैं, और जैसे जैसे आप गिरते हैं, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता जाता है। आखिरकार आप विलक्षणता तक पहुंच जाते हैं, और वहां हमें नहीं पता क्या होता है। विलक्षणता पर हमारे सभी भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। अंतरिक्ष काल का कोई अर्थ नहीं रह जाता, समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमारे गणित अनंत मान देते हैं, जो हमें बताता है कि कुछ गड़बड़ है।
शायद विलक्षणता पर कुछ और होता है, कुछ ऐसा जिसे हम अभी नहीं समझते। शायद हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत चाहिए जो हमें बताए कि वहां क्या होता है। अब आइए बात करते हैं विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल की। सबसे सरल ब्लैक होल वह है जो घूमता नहीं है और जिसका कोई विद्युत आवेश नहीं है। हम इसे श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल कहते हैं। यह एक परफेक्ट गोला है और इसका आकार सिर्फ उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर ब्लैक होल घूमते हैं। जब कोई तारा गिरता है तो वह घूम रहा होता है, और जब वह सिकुड़ता है तो वह तेजी से घूमने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फिगर स्केटर अपने हाथ अंदर लाकर तेजी से घूमने लगता है। तो ज्यादातर ब्लैक होल घूमते हैं, कभी कभी बहुत तेजी से। घूमते हुए ब्लैक होल को हम केयर ब्लैक होल कहते हैं। यह श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल से ज्यादा जटिल है। इसमें दो घटना क्षितिज होते हैं और घटना क्षितिज के बाहर एक क्षेत्र होता है जिसे हम एर्गोस्फीयर कहते हैं। एर्गोस्फीयर में अंतरिक्ष काल खुद घूम रहा होता है। अगर आप वहां हों तो आप ब्लैक होल के साथ घूमने के लिए मजबूर होंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि अगर एक ब्लैक होल बहुत तेजी से घूम रहा हो तो शायद विलक्षणता नग्न हो सकती है, यानी घटना क्षितिज के बिना। लेकिन ज्यादातर भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि ब्रह्मांड नग्न विलक्षणताओं की अनुमति नहीं देता। यह कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथीसिस है जो कहती है कि हर विलक्षणता एक घटना क्षितिज के पीछे छिपी होती है। अब एक दिलचस्प सवाल, अगर कुछ भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकता तो क्या इसका मतलब है कि जो कुछ भी अंदर जाता है वह हमेशा के लिए खो जाता है? जवाब जटिल है। स्टीफन हॉकिंग नाम के एक महान भौतिक विज्ञानी ने दिखाया कि ब्लैक होल वाकई में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा छोड़ते हैं। यह होता है क्वांटम यांत्रिकी के एक अजीब प्रभाव के कारण। घटना क्षितिज के बिल्कुल बाहर खाली अंतरिक्ष में कण और एंटी कण के जोड़े लगातार बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी एक कण घटना क्षितिज के अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने वाला कण ब्लैक होल से विकिरण की तरह दिखता है। इसे हम हॉकिंग विकिरण कहते हैं। यह विकिरण बहुत कमजोर है, इतना कमजोर कि हमने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन सिद्धांत रूप में हर ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो रहा है। बहुत लंबे समय के बाद, खरबों खरबों सालों के बाद, एक ब्लैक होल पूरी तरह गायब हो सकता है। लेकिन यह एक बड़ी पहेली पैदा करता है। अगर ब्लैक होल वाष्पित हो जाता है तो उसमें गिरी हुई सारी जानकारी का क्या होता है? क्या वह जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है? क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल के साथ ऐसा लगता है कि जानकारी गायब हो जाती है। यह ब्लैक होल सूचना विरोधाभास है और यह आज भी अनसुलझा है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल हर जगह हैं। छोटे ब्लैक होल जो कुछ सूरज के द्रव्यमान के हैं, तारों के मरने से बनते हैं। लेकिन बहुत बड़े ब्लैक होल भी हैं जिन्हें हम सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये लाखों या अरबों सूरज के द्रव्यमान के होते हैं और ये हर बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार और यह लगभग 40 लाख सूरज के द्रव्यमान का है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते क्योंकि यह ब्लैक होल है, लेकिन हम इसके चारों ओर घूमते हुए तारों को देख सकते हैं और उनकी गति से हम ब्लैक होल के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने पूरी दुनिया में फैली रेडियो दूरबीनों को एक साथ जोड़ा और एक विशाल ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली। यह ब्लैक होल M87 नाम की आकाशगंगा के केंद्र में है और यह 6.5 अरब सूरज के द्रव्यमान का है। तस्वीर में हमें एक काला वृत्त दिखा जो घटना क्षितिज है और उसके चारों ओर एक चमकीला वलय जो गर्म गैस है जो ब्लैक होल में गिर रही है। यह तस्वीर एक ऐतिहासिक क्षण थी। पहली बार हमने वाकई में एक ब्लैक होल को देखा
या कम से कम उसकी छाया को देखा। चैप्टर 9, क्वांटम मिस्ट्री, क्वांटम की पहेली। अब तक हमने आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझा है। यह एक सुंदर, सुरुचिपूर्ण सिद्धांत है जो बड़ी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। ग्रहों की गति, तारों का व्यवहार, ब्लैक होल का निर्माण, सब कुछ। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। आइंस्टीन का सिद्धांत 20वीं सदी के भौतिकी के दूसरे महान सिद्धांत से मेल नहीं खाता, और वह दूसरा सिद्धांत है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी वह सिद्धांत है जो बहुत छोटी चीजों को समझाता है। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और अन्य सूक्ष्म कण। यह सिद्धांत बताता है कि छोटे पैमाने पर दुनिया बहुत अजीब तरीके से काम करती है। चीजें एक साथ दो जगह हो सकती हैं। कण लहरों की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ भी निश्चित नहीं है। सब कुछ संभावना पर आधारित है। तो हमारे पास दो शानदार सिद्धांत हैं, एक बड़ी चीजों के लिए, एक छोटी चीजों के लिए, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल सही काम करते हैं। समस्या यह है कि जब हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। यह आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी समस्या है। चलिए पहले समझते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी क्या है। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु के पैमाने पर चीजें अजीब तरीके से व्यवहार करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो आप यह तय नहीं कर सकते कि वह कहाँ है। आप सिर्फ यह कह सकते हैं कि उसके किसी खास जगह होने की कितनी संभावना है। यह सुनने में पागल लगता है। हम सोचते हैं कि हर चीज की एक निश्चित जगह होती है, लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक संभावना के बादल की तरह होता है जो कई जगहों पर फैला हुआ होता है, और जब आप उसे मापते हैं तभी वह एक निश्चित जगह पर प्रकट होता है। और भी अजीब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन कण और लहर दोनों की तरह व्यवहार करता है। कभी यह एक छोटे गोले की तरह दिखता है, कभी एक फैली हुई लहर की तरह। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग है जिसे डबल स्लिट प्रयोग कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनों को दो छेदों से गुजारते हैं तो वे एक लहर जैसा पैटर्न बनाते हैं, जैसे पानी की लहरें करती हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस छेद से गुजर रहा है, तो लहर जैसा पैटर्न गायब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अचानक कणों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे इलेक्ट्रॉन जानता है कि उसे देखा जा रहा है। जब कोई नहीं देख रहा तो वह लहर की तरह है, जब कोई देख रहा है तो वह कण की तरह है। यह बहुत अजीब है और आज तक वैज्ञानिक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्वांटम यांत्रिकी की एक और अजीब बात है उलझाव। दो कण इस तरह से जुड़े हो सकते हैं कि अगर आप एक को बदलते हैं तो दूसरा तुरंत बदल जाता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। आइंस्टीन ने इसे दूर की भयावह क्रिया कहा था क्योंकि उन्हें यह विचार पसंद नहीं था। लेकिन प्रयोगों ने साबित कर दिया है कि यह सच है। तो क्वांटम यांत्रिकी एक बहुत अजीब सिद्धांत है, लेकिन यह बेहद सटीक भी है। यह परमाणुओं, अणुओं और सभी छोटे कणों के व्यवहार को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। हमारे सभी आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन तक, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित हैं। अब समस्या यह है कि जब हम क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण को मिलाने की कोशिश करते हैं तो चीजें काम नहीं करती। आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि अंतरिक्ष काल एक सुचारू, निरंतर ताना बाना है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि बहुत छोटे पैमाने पर सब कुछ दानेदार है, टूटा फूटा है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र को देख रहे हैं। दूर से यह एक सुचारू सतह दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं आप लहरें देखते हैं, और अगर आप बहुत पास जाएं तो आप देखेंगे कि पानी असल में अणुओं से बना है जो लगातार हिल रहे हैं। समुद्र इतना सुचारू नहीं है जितना दूर से दिखता है। वही बात अंतरिक्ष काल के साथ हो सकती है। बड़े पैमाने पर
ये सुचारू दिखता है, लेकिन अगर आप बहुत छोटे पैमाने पर देखें, प्लैंक लंबाई पर, जो लगभग 10 की घात 8-35 मीटर है, तो शायद अंतरिक्ष काल भी दानेदार है, जागदार है। हम इसे क्वांटम फोम कहते हैं। इस छोटे पैमाने पर अंतरिक्ष काल लगातार उतार चढ़ाव करता रहता है। छोटे छोटे ब्लैक होल बनते और गायब होते रहते हैं। अंतरिक्ष काल की ज्यामिति लगातार बदलती रहती है। यह एक जंगली, अराजक जगह है। लेकिन समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि इस क्वांटम अंतरिक्ष काल का वर्णन कैसे करें। आइंस्टीन के समीकरण इस पैमाने पर काम नहीं करते, और क्वांटम यांत्रिकी के समीकरण गुरुत्वाकर्षण को शामिल नहीं करते। जब भौतिक विज्ञानी इन दोनों सिद्धांतों को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अजीब जवाब मिलते हैं। गणना में अनंत मान आ जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि कुछ गलत है। हम एक ऐसे सिद्धांत की तलाश में हैं जो दोनों को एक साथ ला सके, एक क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध है स्ट्रिंग थियरी। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड के सबसे मूल निर्माण खंड बिंदु कण नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी कंपन करती हुई स्ट्रिंग हैं। ये स्ट्रिंग इतनी छोटी है कि हम उन्हें कभी सीधे नहीं देख पाएंगे। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार विभिन्न कण विभिन्न तरीकों से कंपन करती हुई स्ट्रिंग है। एक इलेक्ट्रॉन एक तरह से कंपन करती हुई स्ट्रिंग है, एक फोटॉन दूसरे तरह से कंपन करती हुई स्ट्रिंग है, और गुरुत्वाकर्षण वह भी एक स्ट्रिंग है जिसे हम ग्रेविटॉन कहते हैं। स्ट्रिंग थियरी बहुत आकर्षक है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एक साथ ला सकती है। लेकिन एक समस्या है। स्ट्रिंग थियरी काम करने के लिए ब्रह्मांड में केवल 3 नहीं, बल्कि 9 या 10 अंतरिक्ष आयाम होने चाहिए। यह सही है, 9 या 10 आयाम। लेकिन हम तो सिर्फ 3 आयाम देखते हैं। तो बाकी आयाम कहाँ हैं? स्ट्रिंग थियरी कहती है कि वे बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें नहीं देख सकते। वे मुड़े हुए हैं, लपेटे हुए हैं, छिपे हुए हैं। कल्पना कीजिए एक बगीचे की नली। दूर से यह एक आयामी रेखा दिखती है, लेकिन अगर आप एक चींटी हों और नली पर चलें, तो आपको 2 आयाम दिखेंगे, एक लंबाई के साथ और एक नली के चारों ओर। दूसरा आयाम छोटा है, लेकिन वह मौजूद है। शायद हमारे ब्रह्मांड में भी ऐसे छिपे हुए आयाम हैं। स्ट्रिंग थियरी गणितीय रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। अभी तक हमारे पास कोई प्रयोग नहीं है जो इसे परख सके। ये इतने छोटे पैमाने पर काम करती है कि हमारे उपकरण इसे माप नहीं सकते। तो हम नहीं जानते कि यह सही है या नहीं। एक और दिलचस्प सिद्धांत है लूप क्वांटम ग्रेविटी। यह सिद्धांत कहता है कि अंतरिक्ष काल खुद क्वांटम है। यह छोटे छोटे लूप से बना है, जो एक जाल की तरह जुड़े हुए हैं। ये लूप इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वे मौजूद हैं। लूप क्वांटम ग्रेविटी के अनुसार अंतरिक्ष काल निरंतर नहीं है। यह दानेदार है, जैसे एक डिजिटल फोटो पिक्सल से बनी होती है, और समय भी निरंतर नहीं है। यह छोटे छोटे टुकड़ों में चलता है, जैसे घड़ी की टिक टिक। यह सिद्धांत भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे भी परखना मुश्किल है, और यह स्ट्रिंग थियरी से अलग भविष्यवाणियां करता है। तो हमें अभी तक नहीं पता कि कौन सा सिद्धांत सही है, या शायद दोनों ही गलत हैं और सच्चाई कुछ और है। एक गहरा सवाल यह है कि क्या गुरुत्वाकर्षण वाकई में क्वांटम है? शायद गुरुत्वाकर्षण अलग है। शायद यह मूलभूत नहीं है, बल्कि कुछ और गहरी चीज से उत्पन्न होता है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक उभरता हुआ गुण है, जैसे तापमान। तापमान अणुओं की गति से उत्पन्न होता है। शायद गुरुत्वाकर्षण भी कुछ और गहरी चीज से उत्पन्न होता है। लेकिन ये सब सिर्फ विचार हैं। हमें अभी तक नहीं पता। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या है, और इसे सुलझाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी समझ देगा। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल की विलक्षणता में क्या होता है? वहां
गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि क्वांटम प्रभाव मायने रखने लगते हैं, लेकिन बिना क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के हम नहीं बता सकते कि क्या होता है। हमारे समीकरण टूट जाते हैं। या बिग बैंग के बारे में सोचिए। ब्रह्मांड की शुरुआत में सब कुछ एक बहुत छोटी जगह में सिमटा हुआ था। वहां भी गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी दोनों महत्वपूर्ण थे, लेकिन हम नहीं बता सकते कि वहां क्या हुआ था, क्योंकि हमारे पास सही सिद्धांत नहीं है। शायद क्वांटम गुरुत्वाकर्षण हमें बताएगा कि बिग बैंग से पहले क्या था। शायद यह हमें बताएगा कि समय की शुरुआत कैसे हुई, या शायद कोई शुरुआत ही नहीं थी। शायद ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद था, किसी अलग रूप में। ये सब बहुत गहरे सवाल हैं और अभी तक हमारे पास इनके जवाब नहीं हैं। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इन सवालों पर काम कर रहे हैं। वे नए प्रयोग कर रहे हैं, नए सिद्धांत बना रहे हैं, नए गणित विकसित कर रहे हैं। शायद एक दिन कोई युवा वैज्ञानिक, शायद आप में से कोई, इस पहेली को सुलझाएगा। शायद वे एक ऐसा सिद्धांत खोजेंगे जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एक साथ लाता है। और जब वह दिन आएगा तो हम ब्रह्मांड को एक नए तरीके से देखेंगे। तब तक हम जानते हैं कि हमारी समझ अधूरी है। आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत शानदार है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। क्वांटम यांत्रिकी भी शानदार है, लेकिन यह भी पूरी कहानी नहीं है। कहीं इन दोनों के बीच में सच्चाई छिपी है, और उस सच्चाई को खोजना अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों का काम है। चैप्टर 10, द फ्यूचर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का भविष्य। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ कैसे विकसित हुई है। न्यूटन के खिंचाव के विचार से लेकर आइंस्टीन के अंतरिक्ष काल के मुड़ने तक हमने ब्लैक होल की खोज की, समय विस्तार को समझा और क्वांटम यांत्रिकी की पहेली से टकराए। अब सवाल यह है कि आगे क्या है, गुरुत्वाकर्षण का भविष्य क्या है, और हम अभी भी क्या नहीं जानते। पिछले कुछ दशकों में गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ में कई रोमांचक खोजें हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रत्यक्ष पता लगाना। याद कीजिए, आइंस्टीन ने 100 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि जब विशाल वस्तुएं तेजी से चलती हैं तो वे अंतरिक्ष काल में तरंगें पैदा करती हैं, लेकिन उन्हें खुद लगता था कि ये तरंगें इतनी कमजोर होंगी कि हम उन्हें कभी नहीं माप पाएंगे। लेकिन 2015 में लाइगो नाम के एक अविश्वसनीय उपकरण ने आइंस्टीन को गलत साबित किया। लाइगो ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। ये तरंगें दो ब्लैक होल के टकराने से पैदा हुई थीं, जो हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर थे। जब ये तरंगें पृथ्वी से गुजरीं, तो उन्होंने अंतरिक्ष को एक परमाणु के नाभिक से भी कम खींचा और सिकोड़ा। लेकिन लाइगो इतना संवेदनशील था कि उसने इसे माप लिया। यह खोज एक नए युग की शुरुआत थी। अब हम ब्रह्मांड को देखने के लिए सिर्फ रोशनी पर निर्भर नहीं हैं, हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों को भी सुन सकते हैं। यह ऐसा है जैसे हमने पहले ब्रह्मांड को देखा था, और अब हम उसे सुन भी सकते हैं। हम गुरुत्वाकर्षण खगोल विज्ञान के युग में प्रवेश कर चुके हैं। तब से वैज्ञानिकों ने कई और गुरुत्वाकर्षण तरंग घटनाओं का पता लगाया है। ब्लैक होल टकराते हैं, न्यूट्रॉन तारे मिलते हैं, और हर बार वे अंतरिक्ष काल में तरंगें भेजते हैं, और हर बार हम उन्हें सुनते हैं। हर तरंग हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखाती है। उदाहरण के लिए 2017 में एलाइगो ने 2 न्यूट्रॉन तारों के टकराने से आई तरंगों का पता लगाया, और इस बार दुनिया भर की दूरबीनों ने भी इस घटना को देखा। उन्होंने रोशनी, एक्स-रे और रेडियो तरंगें देखीं। ये पहली बार था जब हमने एक ही घटना को गुरुत्वाकर्षण तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों दोनों से देखा। इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने देखा कि सोना, प्लैटिनम और अन्य भारी तत्व कैसे बनते हैं। ये तत्व न्यूट्रॉन तारों के टकराने से बनते हैं। तो आपकी सोने की अंगूठी या आपके फोन में प्लैटिनम, ये सब अरबों साल पहले किसी ब्रह्मांडीय टक्कर से आए हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें
हमें ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में भी बता सकती हैं। शायद हम बिग बैंग से आई गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगा सकें। ये तरंगें हमें बताएंगी कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्या हुआ था, उन पहले पलों में जब सब कुछ गर्म और सघन था। अभी लाइगो और इसके साथी उपकरण विर्गो बहुत बड़े ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों से आई तरंगों को सुन सकते हैं। लेकिन भविष्य में हम अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाएंगे। एक परियोजना जिसे लीसा कहा जाता है, अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों को भेजेगी जो लाखों किलोमीटर दूर होंगे। ये उपग्रह एक साथ काम करेंगे और बहुत कम फ्रीक्वेंसी की गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सुनेंगे। लीसा हमें सुपरमैसिव ब्लैक होल के टकराने से आई तरंगें सुनने की अनुमति देगा। ये वे विशाल ब्लैक होल हैं जो आकाश गंगाओं के केंद्र में होते हैं। जब 2 आकाश गंगाएं टकराती हैं तो उनके केंद्र के ब्लैक होल भी आखिरकार टकराते हैं, और जब वे टकराते हैं तो वे अंतरिक्ष काल में विशाल तरंगें पैदा करते हैं। लीसा इन तरंगों को सुनेगा और हमें बताएगा कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कैसे विकसित हुईं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तरंगें केवल एक हिस्सा हैं। एक और बड़ी खोज जो हाल के दशकों में हुई है वह है डार्क एनर्जी की खोज। 1999 में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि तेजी से फैल रहा है। यह बहुत आश्चर्यजनक था। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षक बल है, यह चीजों को एक साथ खींचता है। तो ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि यह तेज हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ और है, कुछ रहस्यमय ऊर्जा जो ब्रह्मांड को धकेल रही है। हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी क्या है हमें नहीं पता। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है या यह कहां से आती है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि डार्क एनर्जी खाली अंतरिक्ष की ऊर्जा है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार खाली अंतरिक्ष वाकई में खाली नहीं है। यह ऊर्जा से भरा हुआ है, कणों से भरा हुआ है जो लगातार बन रहे हैं और गायब हो रहे हैं। शायद यही ऊर्जा ब्रह्मांड को फैला रही है। लेकिन एक समस्या है। जब हम गणना करते हैं कि खाली अंतरिक्ष में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए तो हमें एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है। इतनी बड़ी कि यह वाकई में जो हम देखते हैं उससे 10 की घात 120 गुना ज्यादा है। यह भौतिकी की सबसे बड़ी गलत भविष्यवाणी है। हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं समझ रहे हैं। एक और संभावना यह है कि आइंस्टीन के समीकरण बहुत बड़े पैमाने पर गलत हैं। शायद जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण अलग तरीके से काम करता है। शायद हमें एक नया सिद्धांत चाहिए, एक संशोधित गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। कई वैज्ञानिक इन संशोधित सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। वे आइंस्टीन के समीकरणों में छोटे बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वे डार्क एनर्जी की व्याख्या कर सकते हैं। अभी तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से काम नहीं किया है, लेकिन खोज जारी है। डार्क एनर्जी के अलावा एक और रहस्य है डार्क मैटर। यह एक अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 27% बनाता है। हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि यह रोशनी का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता, लेकिन हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देख सकते हैं। आकाशगंगाएं उस गति से घूमती हैं जो उनमें दिखाई देने वाले पदार्थ से नहीं समझाई जा सकती। अगर सिर्फ तारे और गैस होते तो आकाशगंगाएं बिखर जाती, लेकिन कुछ उन्हें एक साथ रख रहा है। वह कुछ है डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या है? शायद यह नए प्रकार के कण हैं जो सामान्य पदार्थ से बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक इन कणों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी के नीचे गहरे डिटेक्टर बनाए हैं जहां वे इंतजार करते हैं कि कोई डार्क मैटर कण उनसे टकराए। अभी तक कोई स्पष्ट पता नहीं चला है, लेकिन खोज जारी है। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मिलकर ब्रह्मांड का 95% बनाते हैं और हम नहीं जानते कि वे क्या हैं।
हम सिर्फ ब्रह्मांड का 5% समझते हैं, वह हिस्सा जो सामान्य पदार्थ से बना है। यह विनम्र बनाने वाली बात है, लेकिन यह रोमांचक भी है। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत कुछ खोजने को है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है, और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाएंगे। भविष्य में हम ब्लैक होल के अंदर भी झांक सकते हैं, न केवल घटना क्षितिज तक, बल्कि शायद विलक्षणता तक भी। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का सही सिद्धांत हमें बताएगा कि वहां क्या होता है। शायद विलक्षणता वाकई में एक बिंदु नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ क्वांटम। हम समय यात्रा के बारे में भी और समझेंगे। क्या यह संभव है? क्या हम अतीत में जा सकते हैं, या कम से कम भविष्य में तेजी से? आइंस्टीन के समीकरण कुछ अजीब संभावनाओं की अनुमति देते हैं, जैसे वर्महोल, जो अंतरिक्ष काल के शॉर्टकट हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि ये वास्तविक हैं या नहीं। और शायद सबसे रोमांचक, हम अंततः गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अभी हम गुरुत्वाकर्षण के दास हैं। हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रा कठिन और महंगी है, क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण को समझ लें पूरी तरह से, तो शायद हम इसे नियंत्रित कर सकें। शायद हम अंतरिक्ष काल को मोड़ने के तरीके खोज सकें, यात्रा को आसान बनाने के लिए। यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन एक सदी पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगें भी विज्ञान कथा लगती थीं। आज रात जैसे आप सोने के लिए तैयार हो रहे हैं, याद रखिए कि आप एक अद्भुत ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां अंतरिक्ष और समय मुड़ते हैं, जहां ब्लैक होल मौजूद हैं और गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांडीय घटनाओं की कहानियां लेकर आती हैं, जहां समय धीमा हो सकता है और रहस्यमय ऊर्जाएं ब्रह्मांड को फैला रही हैं। हमारी यात्रा न्यूटन के सेब से शुरू हुई और हम यहां पहुंचे 21वीं सदी के विज्ञान के अग्रणी किनारे पर। हमने सीखा कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं है, यह अंतरिक्ष काल की ज्यामिति है। यह ब्रह्मांड का ताना बाना है जो द्रव्यमान और ऊर्जा से मुड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सीखा कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी बहुत कुछ खोजना है। गुरुत्वाकर्षण का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है, और शायद यह कभी पूरी तरह नहीं सुलझेगा। शायद हर जवाब नए सवाल पैदा करता है, और यही विज्ञान की सुंदरता है। तो स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा के अंत में मैं आपको एक आखिरी विचार के साथ छोड़ता हूं। जब भी आप कुछ गिरते हुए देखें, जब भी आप पृथ्वी पर अपने पैरों को महसूस करें, याद रखिए कि आप असल में अंतरिक्ष काल के एक विशाल मुड़े हुए ताने बाने में रह रहे हैं। आप एक ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं जो अरबों सालों से चल रहा है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक बल नहीं है जो हमें नीचे खींचता है। यह वह कुंजी है जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों को खोलती है। यह हमें बताता है कि अंतरिक्ष और समय क्या है, ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, और शायद यह कैसे खत्म होगा। और जैसे आप सोने जाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, याद रखिए कि विज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर पीढ़ी थोड़ा और आगे जाती है, थोड़ा और समझती है, और शायद एक दिन किसी भविष्य की रात में कोई और इस कहानी को सुनेगा और कुछ नया जोड़ेगा। अगर आपने इस यात्रा का आनंद लिया, तो स्लीपिंग फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही शांतिपूर्ण और ज्ञान से भरी कहानियां, जो आपके दिमाग को आराम देंगी और आत्मा को छू जाएंगी। शुभ रात्रि, मीठे सपने, और याद रखिए, ब्रह्मांड आपसे कहीं ज्यादा अद्भुत है जितना आप कल्पना कर सकते हैं।